ये लड़का जब एक ग्रुप को देखता है गॉब्लिन्स का पानी पीते हुए, वह जल्दी से उन पर अपने हाथों या किसी हथियार से अटैक नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी स्किल यूज करता है और अपना इन्वेंटरी खोलता है ताकि पोकेमॉन बॉल जैसी कोई चीज निकाले और अपने गॉब्लिन स्लेव को बुलाए। फिर वह उसे सीधा उन पर फेंकता है। बदकिस्मती से वह कम पड़ जाती है और टारगेट तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर जाती है। ऐसे काम नहीं होना चाहिए था और इससे गॉब्लिन घबरा जाता है, उतना ही जितना हमारा लड़का घबरा जाता है। वह जल्दी से हमारे एमसी को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। आखिर में उसके पास अपने हाथों का इस्तेमाल करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि गॉब्लिन्स उसे मारने वाले हैं। खुशकिस्मती से थोड़ी देर बाद समनिंग काम कर जाती है और गॉब्लिन स्लेव उसे आखिरी पल में बचा लेता है। बाकी गॉब्लिन्स टिक नहीं पाते, वह उन्हें बिना किसी रहम के मार देता है, पीछे सिर्फ खून खराबा छोड़कर। जीत के बाद गॉब्लिन स्लेव और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अपने सभी स्टैट्स बढ़ा लेता है। लेकिन यह गॉब्लिन स्लेव सिर्फ शुरुआत है। हमारे लड़के के पास और भी बहुत सारे समन्स अनलॉक करने के लिए हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। हालांकि ये बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है मॉन्स्टर्स को दूसरे मॉन्स्टर्स से हराना, है ना। लेकिन थोड़ी देर पहले ही सब लोग सोचते थे कि वह पूरा फेल है और उसके हंटर बनने का कोई चांस नहीं है। ये किसी भी ग्रेजुएटिंग हंटर के लिए सबसे गर्व का दिन है और हमारा लड़का भी कोई अलग नहीं है। हंटर एसोसिएशन स्टेडियम में वह आखिरकार स्टेज पर चलता है अपना बहुत ही खास हंटर लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि वह ऑफिशियली ई रैंक हंटर के रूप में ग्रेजुएट हो चुका है। ये नौजवान बहुत महत्वाकांक्षी है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। देखो, वह सबसे कम रैंक का अवेकनर है। इसका मतलब है कि वह इस दुनिया में हार्ड मोड पर खेलते हुए पैदा हुआ था। उसे सच में एक नॉर्मल अवेकनर से 2 गुना ज्यादा पढ़ना पड़ा अपनी कमजोर रैंक की वजह से जो कमी थी उसे पूरा करने के लिए। लेकिन बहुत पढ़ाई करने से उसे डंजन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जमा करने में मदद मिली कि वह अब थ्योरी में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छे अवेकनर्स को भी पीछे छोड़कर। तो इस पल में उसे बहुत गर्व महसूस होता है। आखिरकार उसे एक असली हंटर बनने का यह मौका मिल रहा है। बदकिस्मती से वह ठंडा और सख्त अटेंडेंट जो सर्टिफिकेट्स दे रहा था सब कुछ बर्बाद कर देता है। वह घमंडी आदमी सच में उसका सर्टिफिकेट 2 टुकड़ों में फाड़ देता है, यह कहते हुए कि ई रैंक हंटर होना बेकार है। हनुल को टाइटल मिल गया होगा, लेकिन वह इतनी खराब पोजीशन के साथ एक ऑफिशियल हंटर के रूप में काम नहीं कर सकता। उसके पास जितनी भी थियोरेटिकल और टैक्टिकल जानकारी है वह बिल्कुल बेकार है अगर उसके पास उसे सपोर्ट करने के लिए हाई रैंक नहीं है। सीधे शब्दों में उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार थी। इस सच्चाई से टूटकर हनुल आखिरकार मॉन्स्टर्स को हंट करने का अपना सपना छोड़ देता है। वह खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गेमिंग में चला जाता है, लेकिन 7 साल बाद भी वह इसे भूल नहीं पाता। आखिर एक अच्छा करियर न होने की वजह से वह एक बेमकसद जिंदगी जी रहा है और उसे नहीं पता कि सही तरीके से पैसे कैसे कमाएं। अभी उसका आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, पूरे टाइम वीडियो गेम्स खेलना। वह एक गेम का दीवाना हो गया है जिसका नाम मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स है, जिसे MBM भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप दूसरे मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। अनगिनत प्रजातियों में से प्लेयर्स को आजादी दी जाती है अपनी यूनिट्स को रिक्रूट करने और उनकी ताकत का इस्तेमाल करने की, दुश्मन की वेव्स को पीछे धकेलने के लिए। इस खतरनाक टावर डिफेंस गेम में कागज पर मैकेनिक्स सिंपल लगते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अगर आपने कभी ब्लून्स TD5 जैसा कुछ खेला है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये गेम बहुत ही मजबूत रॉकेट साइंस लेवल की प्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज मांगता है और हर यूनिट को उसकी आखिरी हद तक ले जाने के लिए सबसे अच्छे तरीके। ये आपको मॉन्स्टर्स को अपग्रेड करने की इजाजत देता है, लेकिन प्रोग्रेस बहुत ही धीमी है। भले ही आप बहुत मेहनत करके अपनी स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी यूनिट्स को अपग्रेड कर भी लो, उनके लेवल्स पूरी तरह से रीसेट हो जाते हैं अगर वह लड़ाई में हार जाते हैं। परमाडेथ असली है। एक मरे हुए मॉन्स्टर के स्टैट्स को वापस पाने का बिल्कुल भी कोई रास्ता नहीं है। जबकि ये सख्त मैकेनिक्स गेम प्ले को रोमांचक बनाते हैं, उन्होंने बहुत नफरत भी पाई है और इसे एक ऐतिहासिक रूप से बेकार गेम की पहचान मिली है। जैसे कि यह गेम सच में आपको एक शानदार 3 स्टार ओगर को हराने की इजाजत देता है, सिर्फ एक स्टार गॉब्लिन का इस्तेमाल करके, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कहते हैं, एक आदमी का बेकार गेम दूसरे का खजाना होता है। हनुल सच में अच्छी कमाई करता है इस गेम को लाइव स्ट्रीम करके, क्योंकि उसकी तेज सोचने की शक्ति उसे आसानी से इसे हराने में मदद करती है। नतीजे के तौर पर उसने इसकी कम्युनिटी मॉन्स्टर्स ब्लॉक में एक हार्डकोर वेटरन का टाइटल हासिल किया है। मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स उसकी एक ही उम्मीद रही है जब से उसका हंटर करियर खत्म हुआ है। बदकिस्मती से वह इस रास्ते पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि यह इस गेम को खेलने का उसका आखिरी दिन होगा। आखिर गेम डेवलपर्स इसे बंद कर रहे हैं। इंटरनेट पर कीबोर्ड वॉरियर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी वफादार कम्युनिटी सोच रही है कि वह आगे क्या करेगा। वह सोचते हैं कि उसके पास एक वैलिड हंटर लाइसेंस होगा, ये मानकर कि अगर उसका स्ट्रीमिंग काम चला भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। खतरनाक सच्चाई ये है कि वह एक काम करने वाला हंटर नहीं है। ये एहसास उसे बहुत चुभता है, फिर भी वह ये जरूरी बात सबके सामने बताने से बचता है। अपनी चिंताओं को झटक कर वह जी भरकर खेलने का फैसला करता है, यह सोचकर कि सर्वर पर उसका आखिरी दिन है। गेम में अभी एक खास इवेंट चल रहा है जिसे द वेव के नाम से जाना जाता है।
मकसद सीधा है, अपने कासल को मॉन्स्टर्स की अनंत सेना से बचाओ जो एक पोर्टल से निकल रहे हैं। ये वेटरन जिस वेव को चैलेंज करने वाला है वह 700वीं है, जिसे अनचार्टेड टेरिटरी कहा जाता है। अब तक किसी में भी इतनी स्किल या किस्मत नहीं थी कि वह इस मुकाम तक पहुंच पाए, जिसने हानुल को एक्साइटेड और परेशान दोनों कर दिया। वह गेम शुरू करता है और मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा झुंड प्राइमोर्डियल गेट से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वह जबरदस्त जानवरों का झुंड आगे बढ़ता है, वह अपने लेवल 100 आर्चर को डिप्लॉय करता है झुंड को कम करने के लिए। लेकिन एक आर्चर काफी नहीं है उस झुंड के सामने और वह मार दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अगली ट्रूप जो आगे आती है वह है उसकी लेवल 130 सक्यूबस क्वीन। दुख की बात है कि वह भी खाना बन जाती है एक बहुत बड़े 3 सिर वाले कुत्ते का। एक एक करके वह अपनी सारी हाई रैंकिंग यूनिट्स खो देता है। आखिरकार उसकी डिफेंसेस को पूरी तरह से खाली छोड़कर जब सारी उम्मीद खत्म लगती है, गेम एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देता है। पहली बार 700वीं वेव को चैलेंज करने से एक खास कंडीशन ट्रिगर हो गई है, जिससे सॉवरेन नाम के एक कैरेक्टर को इजाजत मिली है जागने और लड़ाई के मैदान में कदम रखने की। सॉवरेन एक शानदार नीले बालों वाला सोर्ड नाइट है जिसका जेंडर पता नहीं है। हनुल घटनाओं के इस अनोखे मोड से हैरान रह जाता है। आमतौर पर सॉवरेन्स असल में एनपीसीज होते हैं, उन्हें कोई हरकत नहीं करनी होती। जैसे ही मॉन्स्टर्स का झुंड आगे बढ़ता है, यह दिव्य सुंदरता कासल के गेट के ठीक ऊपर खड़ी है, बिल्कुल भी घबराए बिना। अपनी तलवार निकालकर सॉवरेन उसे जानलेवा खूबसूरती से घुमाती है, एक दिव्य रोशनी की लकीर छोड़ते हुए जो मॉन्स्टर्स को काट देती है, जैसे वह फ्रूट निंजा का कोई खराब वर्जन खेल रहे हों। हनुल भी, जिसने यह गेम हजारों बार खेला है, कैरेक्टर की जबरदस्त ताकत से पूरी तरह से हैरान है। मॉन्स्टर्स की एक और वेव उन पर तेजी से बढ़ती है। वह हवा में उछलती है और रोशनी का एक और जादुई झटका छोड़ती है, दुश्मन की सेना को तबाह करते हुए। वह मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं जब तक आखिरकार सिर्फ लाशों के बड़े बड़े ढेर बचे हैं। हमारे लड़के के हैरानी की बात है कि यह 700वीं वेव का ऑफिशियल कंप्लीशन है। अपने पूरे स्ट्रीमिंग करियर में वह मानता था कि सॉवरेन्स का कोई मकसद नहीं है बैकग्राउंड में खूबसूरत दिखने के अलावा, लेकिन यह बिल्कुल पागलपन है। यह सॉवरेन सच में एक चीट कोड है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई व्यूअर नहीं बचा है इस अनोखी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए। उसकी स्ट्रीम क्रैश हो गई थी, चैट में सिर्फ एक व्यूअर को छोड़कर। यह रहस्यमयी व्यूअर हानुल ने दुनिया को जीतने में जो मेहनत की उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना शुरू करता है। कमेंटर खुश होता है ये कहते हुए कि हानुल की वजह से वह आखिरकार शांति से रह पाएंगे, क्योंकि उसने उनके लॉर्ड को जागने में मदद की। हनुल को कोई आइडिया नहीं है कि यह आदमी क्या बकवास कर रहा है। बातें और अजीब हो जाती हैं जब एक जादुई पोर्टल अचानक उसके कमरे में खुल जाता है और एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो दिखाई देती है, ये बताते हुए कि उसने एक नई स्किल जगाई है। एक नई स्किल का जिक्र उसके पुराने टीचर्स की एक याद ताजा कर देता है। वह कहते थे कि जबकि ई रैंकर्स आमतौर पर डंजन्स में जिंदा नहीं रह पाते, कुछ किस्मत वाले लोग कभी कभी जिंदगी में बाद में और स्किल्स जगाते हैं। ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इस घटना को रीअवेकनिंग के नाम से जाना जाता है। ये समझकर कि उसे दूसरा मौका मिला है, हनुल इस मौके का फायदा उठाने का फैसला करता है। वह पूरी तरह से एक्साइटेड है एक बार फिर से हंटर के रूप में अपना शानदार डेब्यू करने के लिए। लेकिन उसकी रीअवेकनिंग के बावजूद उसकी मेन स्टेटस विंडो कोई बदलाव नहीं दिखाती। एक बात जो उसे बहुत क्यूरियस कर देती है, उसकी उम्मीद फिर से जाग जाती है जब एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है जो उसे उसकी नई स्किल की जानकारी तक पहुंचा देता है। समरी उसे 2 ऑप्शंस दिखाती है, वह सॉवरेन के साथ डील कर सकता है या सॉवरेन से बात कर सकता है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि दोनों में से असल में क्या होगा। वह आंख बंद करके एक चुन लेता है। वह डील विद द सॉवरेन चुन लेता है, लेकिन स्किल एक्टिवेट होने से ठीक पहले एक चमकती हुई रेड अलर्ट उसे चेतावनी देती है कि उसके पास अधिकार नहीं है कंडीशन को ट्रिगर करने के लिए जरूरी मकसद का। हनुल पूरी तरह से परेशान हो जाता है। जब उसने सोचा कि वह अपने सपने के एक कदम और करीब है, उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया जाता है। उसके मॉनिटर की हल्की रोशनी एक और आइडिया देती है। वह उस एक व्यूअर से पूछताछ करने का फैसला करता है जो पहले वह सब अजीब बातें कर रहा था। जैसे ही वह अपनी स्ट्रीम वापस शुरू करता है, व्यूअर तुरंत वापस ऑनलाइन आ जाता है आसानी के लिए। चलो इस रहस्यमयी आदमी को व्यूअर 1 कहते हैं। स्ट्रीम को लॉक करने के बाद ये पक्का करने के लिए कि ये सिर्फ 1-on-1 चैट रहे, हनुल वह मुश्किल सवाल पूछना शुरू करता है जिनके जवाब उसे बहुत जरूरत से चाहिए, क्योंकि यह यूजर ठीक उस पल दिखा था जब उसकी रीअवेकनिंग ट्रिगर हुई थी। हनुल को यकीन है कि उनके पास जवाब है। बिना घुमाए फिराए वह सीधे व्यूअर 1 से पूछता है कि क्या उन्हें उसकी रीअवेकनिंग के बारे में कुछ पता है। उसकी हैरानी की बात है कि व्यूअर इसकी पुष्टि करता है। हनुल हमेशा जानता था कि अवेकनिंग एक ऐसी घटना है जो इंसानी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ की एंटिटी उसे रीअवेकन करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है? वह फिर पूछता है कि यह सब अचानक क्यों हुआ। आखिर कोई अनजान शक्ति क्यों एक बेकार गेम को या उसको दूसरा मौका देने के लिए बीच में आएगी? वह रहस्यमयी शक्ति बस इतना कहती है कि सॉवरेन ने उसे चुना है और बस यही बात है। और जहां तक इस बड़े एहसान की बात है कि लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हानेल ही वह वजह था जिसने उनके लॉर्ड को सबसे पहले जगाया था। वह शक्ति उसे यकीन दिलाती है कि उसके दिमाग में जो उलझन है वह वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी और जो नई स्किल्स मिली हैं
हनुल को उन्हें बस उनके लॉर्ड की गहरी शुक्रिया का निशान समझना चाहिए। हनुल ने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब उसका पूरा ध्यान इस पर था कि इन नए तोहफों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। कन्वर्सेशन विद द सॉवरेन नाम की स्किल का कूल डाउन है, मतलब उसे एक्टिवेट करने से पहले इंतजार करना पड़ेगा। वह यह मान लेता है, लेकिन वह जानना चाहता है कि दूसरी स्किल अभी तक लॉक्ड क्यों है, जिसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। वह रहस्यमयी शक्ति अचानक अपनी गलती समझ जाती है और तुरंत गलती सुधार देती है। हानुल के सिस्टम वॉलेट में सीधे 50 गोल्ड डालकर अब जब उसके पास जरूरी पैसे आ गए हैं, हानुल आखिर अपनी स्किल्स को दिल खोलकर टेस्ट कर सकता है और इस पहेली को अपनी मर्जी से सुलझा सकता है। अपना काम पूरा होने पर वह शक्ति उसे अलविदा कहती है और स्ट्रीम से लॉग ऑफ हो जाती है। हानुल पूरी तरह से उलझा हुआ है। वह खुद को चुटकी काटकर भी देखता है ताकि यकीन हो जाए कि वह किसी बेकार बहुत असली सपने में नहीं फंसा है। फिर भी एक बात बिल्कुल पक्की है, यह दोबारा जागना सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे सीधे वह रहस्यमयी शक्ति है जिसे लॉर्ड कहते हैं। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, उसे 50 गोल्ड जमा होने की खबर देती है। ये नए मिले पैसे उसे आखिर अपनी स्किल डील विद द सॉवरेन एक्टिवेट करने की इजाजत देते हैं। तुरंत एक बहुत बड़ा डिजिटल स्टोर उसके सामने आ जाता है, जिसमें खरीदने के लिए मॉन्स्टर्स की लंबी लिस्ट दिखती है। अपने वॉलेट में देखते हुए उसके पास जो थोड़े से 50 गोल्ड हैं, उनसे वह सिर्फ एक स्लेव गॉब्लिन खरीद सकता है। बाकी सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। लिस्ट में सबसे महंगा कैरेक्टर खुद सॉवरेन है, जिसकी कीमत 11 डिजिट्स में है। इतने लंबे नंबर्स की लाइन जिसे देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा है। जरूर हमारा लड़का उसे अपने पास रखना चाहेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मगर उसे स्किल से ज्यादा कुछ और चीज हैरान करती है। वह यह है कि यह सिस्टम विंडो बिल्कुल उसकी गेम जैसी दिखती है। मॉन्स्टर्स की छोटी होलोग्राफिक तस्वीरें जो उनके प्राइस टैग्स के बगल में घूम रही हैं, वह मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स की बिल्कुल कॉपी हैं, बस थोड़े से फर्क के साथ। क्योंकि गेम के नियम उसे अपने पास मौजूद यूनिट्स को समन करने की इजाजत देते थे। हानुल समझ जाता है कि असलियत में भी यह बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहिए। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे फिजिकली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है टॉप टियर हंटर बनने के लिए। वह बस अपने समन से मुश्किल काम करवा सकता है। गोल्ड की बात करते हुए उसे एक बात याद आती है। एमबीएम में प्लेयर्स के पास पैसे कमाने के 2 तरीके थे, डंजन्स क्लियर करना या मॉन्स्टर्स का शिकार करना और उनका लूट बेचना। उन गेम के नियम को असलियत पर लागू करते हुए वह सोचता है कि उसे कुछ मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा ताकि वह गोल्ड जमा कर सके, जिसकी उसे बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसकी अभी की फिजिकल ताकत बिल्कुल कम है, इतनी कम कि वह एक सबसे छोटे स्लाइम का भी शिकार नहीं कर सकता। खतरनाक चीजों की तो बात ही छोड़ दो। कोई और रास्ता न होने पर वह स्लेव गॉब्लिन खरीदने की ट्रांजैक्शन कंफर्म करता है। एक नीली पोकेबॉल जिसमें उसके स्लेव गॉब्लिन्स हैं असलियत में सामने आ जाती है। सीन बदलता है और अब हम हंटर एसोसिएशन की भीड़ भरी बिल्डिंग में हैं। हानुल यहाँ खुद को ऑफिशियली एक सोलो ई रैंक हंटर के रूप में रजिस्टर करवाने आया है। रिसेप्शनिस्ट उसका नया रिकॉर्ड निकालने के बाद उसे उसके लेवल के नए हंटर के लिए 4 काम मिलते हैं। हानुल ध्यान से ऑप्शंस को देखता है और जानबूझकर वह काम चुनता है जो सबसे कम उसकी कम फिजिकल ताकत के लिए ठीक लगता है। पहाड़ों के पीछे एक दूर गांव में गॉब्लिन्स को खत्म करने का क्वेस्ट। अटेंडेंट उसे जल्दी से चेतावनी देती है कि वह जगह इमरजेंसी सपोर्ट से बिल्कुल दूर है। अगर कुछ गलत हुआ तो वह पूरी तरह अकेला होगा। लेकिन हमारा लड़का यही चाहता है। अभी उसे सबसे आखिरी चीज जो चाहिए वह है बिना मतलब की अटेंशन। इतने छोटे लड़के पर तरस खाते हुए जो शायद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अटेंडेंट उसका स्टेटस अपडेट करती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाता है और वह उसे मिशन की जरूरी जानकारी टेक्स्ट करने का वादा करती है। हानुल को जाने की इजाजत मिल जाती है और वह अपने पहले मिशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। आखिर पहुंचने पर उस दूर गांव में जिस क्लाइंट ने काम दिया था वह उससे मिलने के लिए दौड़ता हुआ बाहर आता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत शुक्रगुजार है कि एक बहादुर हंटर ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली। आखिर बहुत कम अवेकनर्स इतने कम पैसे के लिए इतनी दूर तक आने को तैयार होते हैं। फिर भी वह बूढ़ा आदमी शक करता है कि हानुल जैसा पतला लड़का उन गंदी चीजों को अकेला कैसे संभालेगा। वह सच में हमारे लड़के की सुरक्षा के लिए चिंतित है। बूढ़े आदमी की सच्चाई को समझते हुए हानुल एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह उन गंदे क्रीचर्स को अब और गांव को गंदा नहीं करने देगा। जंगल में गहराई तक जाते हुए जहां गॉब्लिन्स रहते हैं उनका घर बताया जाता है। हानुल को एक अजीब सी जगह दिखती है। जंगली जानवरों की तरह बिहेव करने के बजाय गॉब्लिन्स का यह ग्रुप आराम से एक नदी के पास बैठा है, आम इंसानों की तरह पानी पी रहा है। इस अजीब बात को नजरअंदाज करते हुए हानुल अपना इन्वेंटरी खोलता है और अपने नए फेमिलियर को निकालता है जो अभी अपनी नीली ब्लॉब फॉर्म में आराम कर रहा है। अपने अंदर के पोकेमॉन ट्रेनर को जगाते हुए वह नीली पोकेबॉल को तेज रफ्तार से उन क्रीचर्स की तरफ फेंकता है। वह गोला हैरान गॉब्लिन्स के बिल्कुल सामने गिरता है। एक पल के लिए कुछ भी नहीं होता। हानुल खुद को बहुत बड़ी मुश्किल में पाता है। उसकी पोकेबॉल शायद डिप्लॉय नहीं हुई, ये समझते हुए कि उनके सामने खड़ा इंसान दुश्मन है। गॉब्लिन्स तुरंत अपने तेज पंजे निकालते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसे चीर फाड़ करने के लिए तैयार, ये जानते हुए कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। हानुल नंगे हाथों लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। भागने के बजाय वह अपनी मुट्ठी बंद करता है, एक आखिरी पलटवार करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही एक हरा खतरा अपने पंजे उस पर गाड़ने वाला होता है, सिस्टम आखिर एक्टिवेट हो जाता है। गॉब्लिन समन एक जबरदस्त एंट्री करता है।
हवा में से निकलकर और एक बड़े डंडे से दुश्मन मॉन्स्टर को बुरी तरह से दूर फेंक देता है। अपने समन को इतने करीब से देखकर हानुल के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। जब उसने पहली बार एमबीएम स्ट्रीम करना शुरू किया था तो सबसे पहला मॉन्स्टर जो उसे मिला था वो एक आम स्लेव गॉब्लिन था। वक्त के साथ उसने उस मामूली मिनियन को गॉड टियर आइटम से सजाया था। उस बेकार क्रीचर को एक जबरदस्त चैड में बदल दिया था जिसने अकेला 100 खतरनाक मॉन्स्टर्स की वेव्स को बिना किसी मदद के हरा दिया था। उसने उस गॉब्लिन का नाम गोनो रखा था। फेमिलियर के स्टैट्स देखकर यह बिल्कुल साफ हो जाता है। ये क्रीचर बिल्कुल वही टॉप क्लास ए रैंक इक्विपमेंट पहने हुए है जिसके लिए हानुल ने मेहनत की थी। इससे उसका यकीन पक्का हो जाता है ये उसका गोनो है जो असलियत में आ गया है। गानो बिल्कुल पागल हो जाता है। 2 आगे वाले गॉब्लिन्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तीसरा और आखिरी गॉब्लिन अपनी बची हुई आखिरी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पलटकर उल्टी दिशा में भागता है। बदकिस्मती से उस भागते हुए मॉन्स्टर के लिए गानो के पास रेवन विंग बीट शूज हैं। बिजली की रफ्तार से चलते हुए वह फेमिलियर मैदान में तेजी से गुजरता है और आखिरी गॉब्लिन को टुकड़ों में बांट देता है। उसके चीखने से पहले ही हानुल वहां खड़ा रह जाता है। उसका जबड़ा जमीन पर चिपका हुआ है। उसने कभी सोचा नहीं था कि गानो असलियत में कितना खतरनाक स्ट्रांग हो सकता है। खतरा खत्म होने पर खून में लथपथ फेमिलियर अपने मास्टर के पास वापस आता है। एक हैरान करने वाला क्यूट पपी डॉग फेस बनाते हुए वह जिद करता है कि उसने अच्छा काम किया है इसलिए उसे सर पर थपकी मिले। एक बार फिर हानुल हैरान रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मॉन्स्टर की ऐसी अच्छी साइड भी देखने को मिलेगी। सिस्टम की घंटी बजती है उसे बताते हुए कि गानो का अफेक्शन लेवल अभी 100 में से 20 है। ये आगे बताता है कि पूरा अफेक्शन मिलने पर एक नई स्किल अनलॉक हो जाएगी। वह आमतौर पर प्रैक्टिकल गेमर जो पहले अपने समन को छूने में भी हिचकिचाता था तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है और गॉब्लिन को ऐसे गले लगा लेता है जैसे वह उसका बिछड़ा हुआ भाई हो। असली काम पर वापस आते हुए हानुल को एक बड़ी दिक्कत दिखती है। लाशों से एक भी लूट नहीं गिरा है। वह गोल्ड कैसे जमा करेगा? शुक्र है गानो ने पहले ही समझ लिया है। वह फेमिलियर एक लाश से दूसरी लाश पर कूदता है। अपने हाथ उनके सीने में डालकर उनकी लाइफ एसेंस निकालता है जो हल्की सी चमकती मोनोस्टोन्स की शक्ल में होती है। एक रहस्यमयी नीली एनर्जी का पोर्टल पास में आ जाता है और गानो आराम से फेंकता है पत्थरों को अंदर। 3 लो ग्रेड कोर्स के बदले में लॉर्ड्स कासल ऑफ इल्यूजन सीधे 30 गोल्ड हानुल के अकाउंट में जमा कर देता है। अब सब समझ में आता है। मॉन्स्टर्स के फिजिकल सिक्के गिराने के बजाय उसे उनके मैना स्टोन्स निकालने होंगे और सिस्टम के जरिए उन्हें एक्सचेंज करना होगा। हानुल गानो पर और प्यार बरसाता है क्योंकि उसने इतनी जल्दी नियम समझ लिए। अब जब गोल्ड मिल गया है वह एसोसिएशन के लिए क्वेस्ट पूरा होने का फिजिकल सबूत इकट्ठा करने की तैयारी करता है। लेकिन लगता है वह 3 गॉब्लिन सिर्फ शुरुआत थे। जंगल की गहराइयों से अचानक एक तेज हलचल शुरू होती है जो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हर गुजरते सेकंड के साथ जमीन हिला देने वाली आवाजें तेज होती जाती हैं। पेड़ों को बुरी तरह से फाड़कर टुकड़ों में बदल दिया जाता है जब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर शानदार एंट्री करता है। यह एक ओजर है। हानुल तुरंत अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल उठाने लगता है। इतने बड़े साइज का ओगर सिर्फ बी रैंक गेट्स या उससे ऊपर स्पॉन होना चाहिए। एक ई रैंक क्वेस्ट जोन में उसका घूमना बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन एक खास बात उसकी नजर में आती है। वह मॉन्स्टर बहुत तेज सांस ले रहा है और उस पर नए जख्म है। साफ है कि वह पहले ही एक बुरी लड़ाई में था। फिर भी चोट लगना किसी बॉस लेवल के खतरे को कम समझने का बहाना नहीं है। और बात को और भी बुरा बनाने के लिए एक सिस्टम अलर्ट लाल चमकता है। गानो के समन की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं। वफादार फेमिलियर आगे बढ़ता है अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन से बिल्कुल भी न डरते हुए। गानो अपने मास्टर को एक कॉन्फिडेंट नजर देता है चुपचाप उसका भरोसा मांगते हुए। अपने रेवंस विंग बीट शूज एक्टिव करके वह गॉब्लिन बहुत तेज दौड़ने लगता है सीधा उस बड़े से जानवर की तरफ। वह बड़ा जानवर गरजता है एक बहुत बड़े उखड़े हुए पेड़ के तने को बेसबॉल बैट की तरह घुमाकर आने वाले इस छोटे से कीड़े को मारकर हटाने के लिए। लेकिन गानो अपने पैरों पर बहुत तेज है। वह हवा में ऊंचा उछलता है। हवा में ही एक पोजीशन लेता है अपनी रफ्तार को और तेज करने के लिए। पूरी हद तक वह नीचे आता है जैसे एक मीटियर हो। अपना डंडा सीधा उस ओगर की खोपड़ी पर निशाना बनाता है। ओगर घबराकर अपने बड़े बड़े हाथ ऊपर उठाता है ताकि अपने जरूरी हिस्सों को बचा सके। गानो रुकता नहीं है। वह बहुत ज्यादा दबाव जल्दी ही उस जानवर के लिए संभालना मुश्किल कर देता है जिसकी वजह से एक बुरी सी आवाज आती है जब उसकी बाहों की हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी पसलियां अंदर धंस जाती हैं। अपनी बढ़ी हुई ताकत का और ज्यादा इस्तेमाल करते हुए गानो एक शॉकवेव निकालता है जो पूरे जंगल में गरजती हुई लहरें भेजती है जिसकी वजह से हानुल को सिर्फ खड़े रहने के लिए पीछे खिसकना पड़ता है। आखिर में वह ओगर पूरी तरह से उसकी पूरी ताकत के नीचे दबकर कुचल जाता है। हनल ताकत के इस जबरदस्त नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। जीत का जश्न मनाने के लिए दौड़कर पास आता है एक छोटी सी खुशी की डांस के साथ। उसके गायब होने से पहले घड़ी में सिर्फ 3 सेकंड बचे थे। गानो जल्दी से ओगर के सीने से बड़ा सा मैनास्टोन निकालता है और उसे आगे बढ़ा देता है। वह फेमिलियर फिर से अपने नीले गोले के रूप में गायब हो जाता है। हानुल के हाथ में एक मोटा सा अच्छी क्वालिटी का कोर रह जाता है। जादुई पोर्टल इनाम लेने के लिए दोबारा दिखता है। वह कम इंटरमीडिएट माना स्टोन अंदर डाल देता है।
उसे एक बहुत बड़ा 100 गोल्ड का डिपॉजिट मिलता है, जिससे उसकी अब तक की कमाई बढ़कर एक आरामदायक 130 गोल्ड हो जाती है। लगता है सिस्टम के पास एक और सरप्राइज है, क्योंकि यह उसका पहला ऑफिशियल मॉन्स्टर को हराना है। हानुल को इनाम में एक प्रीमियम गाचा टिकट मिलता है। ये टिकट प्लेयर्स को बहुत ही रेयर चीजें निकालने का मौका देती है, भले ही कोई भी पुराना खिलाड़ी जानता है कि ड्रॉप रेट्स अक्सर बिल्कुल बेकार होते हैं। टिकट को एक्टिव करने पर एक सजावट वाला रहस्यमयी चीजों से भरा उसके सामने आ जाता है। सिस्टम एक दिलचस्प सच बताता है, जो गॉड टियर सामान वह गाचा से निकालता है वह सिर्फ उसके समन्स के लिए नहीं है। वह असल में वह चीजें खुद भी पहन सकता है ताकि अपने बिल्कुल कम स्टैट्स को बढ़ा सके, उससे पहले कि वह अपनी नई मिली हुई ताकत का जश्न मना सके। डालियों के टूटने की आवाज उसे आने वाले लोगों की खबर देती है। हथियारों से लैस अवेकनर्स का एक पूरा ग्रुप खुली जगह में दौड़कर आता है, साफ तौर पर उस घायल ओगर के निशान का पीछा करते हुए। निशान उन्हें उनके निशाने तक ले जाते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वह पहले ही मर चुका है। जैसे ही हानुल उस स्क्वाड को साफ देखता है, उसका दिल मायूसी से भर जाता है। वह तुरंत उस औरत को पहचान जाता है जो ग्रुप को लीड कर रही है, यूनसू आ, जो मशहूर पुंगबक गिल्ड की टीम 2 की जबरदस्त लीडर है। यह तुरंत साफ हो जाता है कि उसकी टीम ही पहले ओजर से लड़ रही थी, उसे कमजोर कर रही थी उसके भागने से पहले। एक चोरी किए हुए किल पर एक बड़े गिल्ड से निपटना कभी आसान नहीं होगा। हानुल चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुआ उस पर चिल्लाती है कि रुक जाओ। उसकी स्क्वाड तुरंत फैल जाती है और उसे घेर लेती है। अपना परिचय देने के बाद वह तेज आवाज में बताती है कि वह एबनॉर्मल ओगर उनका शिकार था। वह न तो इस हालत से खुश दिखती है और न ही इस बात से कि किसी और ने उनका शिकार छीन लिया है। यह हमारे लड़के के लिए एक बहुत ही तनाव भरी स्थिति है। स्यूआ गिरे हुए ओगर को देखती है। यह सोचती है कि इस लड़के ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया, भले ही वह लड़ाई में घायल हो गया था। उनमें से 3 बी रैंक वाले उसे हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पाए, और इस जानकारी से वह यह नतीजा निकालती है कि यह लड़का कम से कम ए रैंक का होगा। उसी हिसाब से रिएक्ट करते हुए वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है, अपना परिचय देती है कि वह पूनबैक गिल्ड से सुआ है। वह लड़की देखना चाहती है कि वह किस तरह के लड़के से बात कर रही है, इसलिए हानुल शांति से अपना परिचय देता है। हैरानी की बात यह है कि सुआ महसूस कर सकती है कि एक आर्कएंजल असल में उसके सामने खड़े शख्स में दिलचस्पी ले रहा है। ये बात उसे परेशान करती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या चीज इस सीधे साधे दिखने वाले लड़के को इतना खास बनाती है। उसकी क्षमताओं के बारे में जानने के लिए वह हानुल से पूछती है कि क्या उसने मॉन्स्टर का शिकार अकेले किया था। वह गोलमोल जवाब देता है कि हाँ, उसने किया था। यह बात उसे चौकन्ना कर देती है और वह सोचने लगती है कि क्या यह लड़का कुछ छुपा रहा है। फिर वह बताती है कि वह ही ओगर की पिछली लड़ाई में शामिल थे और वह कलुष है कि उसने मॉन्स्टर को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले रोक दिया। हमारा लड़का आमतौर पर कहता है कि वह खुशकिस्मत था, लेकिन सुआ जानती है कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक ओगर को सिर्फ किस्मत से नहीं मारा जा सकता। अब वह उस पर पूरी तरह से शक्र कर रही है और उसी हिसाब से रिएक्ट करते हुए वह उस ओगर के लिए मिलने वाला सारा इनाम देने को तैयार हो जाती है। सीधी बात यह है कि पंगबैक गिल्ड खुद हंटर हनल से कांटेक्ट करेगी उसकी मदद के लिए और उसे पेमेंट देगी। यह हानुल के लिए भी एक हैरान करने वाली मेहरबानी है, जो यकीन नहीं कर सकता कि वह इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं अपना शिकार किसी और को देकर। सुआ समझदार है क्योंकि वह एक शर्त जोड़ देती है, एक सवाल जो वह पूछना चाहती थी। जाहिर है हमारा लड़का जानता था कि यह डील इतनी अच्छी थी कि मुफ्त में नहीं मिल सकती, लेकिन वह हैरान हो जाता है जब यह लड़की आमतौर पर अपना फोन आगे बढ़ाती है। मजेदार बात यह है कि सुआ अभी एक छोटी लड़की जैसी लग रही है जो अपने क्रश का नंबर मांग रही हो। वह खुद भी उसका नंबर मांगते हुए घबरा जाती है, जबकि हमारा गीगा चैट सीधा साधा हीरो को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। सीन बदलता है और हमारा लड़का मिलता है गांव के एक चाचा से, जो हंटर का बहुत एहसानमंद है उनकी जान बचाने के लिए। हानिल बस खलुश है कि उसने उनके लिए पहाड़ पर एक सुरक्षित रास्ता साफ कर दिया और उसे पता चलता है कि इन गांव वालों ने कितनी मुश्किल देखी है। सरपंच उसे बदला चुकाना चाहता है। यह ऑफर काम आता है क्योंकि हनुल सच में मशहूर ट्रेनिंग मॉन्यूमेंट लैंडमार्क की जगह के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। बूढ़ा आदमी उसे सीधे नीचे जाने वाले रास्ते पर ले जाता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह उसे आखिर में मिल जाएगा, और कहता है कि वह रास्ता अच्छी किस्मत लाता है। हनुल अच्छे मूड में है, भले ही वह अंधविश्वास में यकीन नहीं करता। यहीं पर वह गौचा पुल के लिए ट्रेजर चेस्ट को सामने लाता है। सीधी बात यह है कि भाई अपनी किस्मत को बढ़ाना चाहता है उस बदनाम चेस्ट को खोलने से पहले, ये उम्मीद करते हुए कि उसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। उसका फोन बजता है। ये असल में सुआ ही है दोबारा, जो उसे मैसेज करती है किल के लिए इनाम का इंतजाम करने के लिए। वह असल में काफी हैरान है कि वह उसमें इतनी दिलचस्पी ले रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वह अपना पर्सनल फोन नंबर इस्तेमाल कर रही है अपने गिल्ड के बजाय। खैर, हानुल सिंप नहीं है और अभी उसे सिर्फ ट्रेजर चेस्ट खोलने की फिक्र है, एक ऐसा जिसे उसने कभी असली जिंदगी में खोलने का सोचा भी नहीं था। भले ही इस चीज के ड्रॉप रेट्स सच में बेकार हैं, वह फिर भी एक हाई रैंक आइटम मिलने के मौके से खुश है। हानुल ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस एक ए रैंक पुल की भीख मांगता है, और हानुल चेस्ट को खोलता है उसे एक्टिव करने के लिए। एक चमकती हुई रोशनी निकालता है जो सामने लाती है अलग अलग रैंक्स के कई हथियार। उनमें सबसे ऊंचा रैंक एस रैंक है, एक खून जैसा लाल सुनहरी रंग से सजा हुआ आर्मर। परिचय खत्म होने के बाद
रोशनी तेज सुनहरी चमकती है, फिर लाल हो जाती है। हमारा लड़का उस सबसे अच्छी चीज पर हैरानी से अपनी आंखें डालता है, जबकि सीन उसके इनाम से अधूरा ही खत्म हो जाता है। घर वापस आकर हानुल बैठा हुआ अभी की हालत पर सोच रहा है। भले ही उसने गोल्ड जमा करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, अभी उसकी मुश्किल ये है कि अपने मॉन्स्टर्स को ट्रेन करने के लिए चुनना, ये जाने बिना कि सिस्टम में क्या दिक्कत है। उसकी अभी की मॉन्स्टर लिस्ट में वह एक गॉब्लिन फाइटर को हायर कर सकता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि एक ओगर बजरकर भी अवेलेबल है। एक आम वॉरियर गॉब्लिन 70 गोल्ड का है, तो वह दिक्कत नहीं है। लेकिन उलझन वाली बात बजरकर ओगर है, जिसकी कीमत 420 गोल्ड है, और भले ही वह उसकी पहुंच से बाहर है, फिर भी वह हायर करने के लिए अवेलेबल है। अचानक हमारे लड़के के दिमाग में बात आती है कि सिस्टम उसे सिर्फ उन मॉन्स्टर्स को हायर करने देता है जिन्हें उसने खुद मारा है। अगर ये बात सही है तो ये समझ में आता है कि सिर्फ गॉब्लिन्स और ओगर क्लासेस ही क्यों अनलॉक्ड हैं, गोल्ड के फर्क के बावजूद। इसका मतलब है कि हानुल को खुद इन मॉन्स्टर्स का शिकार करना होगा, और भले ही यह एक मुश्किल शर्त लगती है, उसके पहले के गाचा पुल के साथ बातें यकीन करने लायक लगती हैं। वैसे भाई को वह आर्मर नहीं मिला, और उसकी जगह उसे यूनिक ग्रेड के चश्मे मिले जो उसके स्टैट्स को बढ़ाते हैं और उसे एक स्किल देते हैं। वह असल में हैरान है कि एक यूनिक ग्रेड आइटम भी उसे मिला। वह चीज सबसे अच्छी क्वालिटी की है, और ऐसी सिर्फ एक ही है। वैसे गेम में एक यूनिक ग्रेड आइटम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक आइटम्स से भी बेहतर होता है, जिसकी वजह से यह एक जबरदस्त पुल है। चश्मों के साथ वह उन्हें पहनकर उनका इस्तेमाल चेक करने का फैसला करता है। हानुल उन्हें पहली बार चेक करता है और एप्स्टीन फाइल्स को अनलॉक करता है, मेरा मतलब है यूनिवर्स के राज को। उसके सभी स्टैट्स 5 से बढ़ जाते हैं, और एक नई स्किल जिसका नाम सेजेस आई है अब उसे मिल जाती है। ये स्किल उसे अपने टारगेट की आंखों और स्किल्स की जानकारी निकालने देती है, दिन में 2 बार इस्तेमाल करने के साथ। सीधी बात यह है कि यह एक अप्रेजल या स्कैनिंग स्किल जैसी है। हानुल अपने स्टैट्स के बढ़ने से खुश है और इस खास इफेक्ट को पसंद करता है, इसे पागलपन तक कहता है। स्किल की जानकारी चेक करते हुए वह सोचता है कि क्या उसे इसकी जानकारी चेक करने के लिए किसी दुश्मन पर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा इस तरह की चीज बिल्कुल वही है जो उसे अभी चाहिए। अगर वह मॉन्स्टर के सही स्टैट्स चेक कर सकता है तो शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। उन्हें उतारते हुए हानुल चश्मों के बारे में अपने शक भी बताता है, यह पूछते हुए कि अचानक सिस्टम उस पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है। उसे यह सवाल परेशान कर रहा है कि उसे ही क्यों चुना गया। तभी अचानक सिस्टम जूम करता है, उसके चेहरे पर एक चेतावनी के साथ आने वाली वेव के लिए उसे अपनी सुरक्षा तैयार करने की सलाह दी जाती है, जबकि सिस्टम बिल्कुल पागल हो जाता है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन भेजते हुए, जबकि वह हैरानी से देखता है। हानुल गेम की स्क्रीन देखता है और उसे सच में डर लगता है। उसे पता चलता है कि एक नई जोड़ी गई 701वीं वेव 10 मिनट में शुरू होने वाली है। भाई को पता ही नहीं कि अपनी सुरक्षा कैसे तैयार करे उस वेव के लिए। वह बस ये सोच सकता है कि हेलफायर आर्मी के मॉन्स्टर्स उसे घेर लेंगे जैसे ही वह वेव शुरू होगी। ये ऐसा है जैसे एक लेवल 1 का गुंडा फाइनल बॉस का सामना कर रहा हो। भाई की हिम्मत टूट रही है और वह मना करना चाहता है, अंजाम से डरते हुए। सिस्टम बताता है कि मॉन्स्टर के हमले के खिलाफ उसकी हार कासल ऑफ इल्यूजन्स को तबाह कर देगी, जिसकी वजह से उसके पास जितनी भी ताकत है वह सब खत्म हो जाएगी। और यहीं पर दिलचस्प बात आती है। हानुल भविष्य देखता है जिसमें उसे शहर जलते हुए दिखते हैं, दुनिया की पूरी तबाही में। हार का मतलब मौत है। वेव शुरू होने वाली है और भाई सोच रहा था कि वह उन मॉन्स्टर्स को कैसे रोकेगा। नीला गेट एक पोर्टल की तरह घूमता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गेम में था, लेकिन हानुल उलझन में है कि उसे इसमें शामिल होने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। फिर यह बात भी है कि उसकी अपनी शामिल होने से एक बहुत बड़ी, दुनिया को तबाह करने वाली सजा मिलेगी। ये सच में एक पागलपन वाली बुरी बात है, लेकिन सिस्टम ने फैसला कर लिया है और 10 मिनट में वेव शुरू कर देगा। अब ज्यादा सोचना नहीं है, बस कुछ करना है। हमारा लड़का मॉन्स्टर्स को रोकने का अपना मकसद पक्का करता है। ये गेम हमेशा से एक सिंपल डिफेंस गेम रहा है, जिसका मकसद था मॉन्स्टर्स को कासल पर हमला करने से रोकना। इसे टावर डिफेंस गेम जैसा समझो, लेकिन इस गेम के लेवल्स हॉलो नाइट जैसे बहुत मुश्किल हैं, इसलिए मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी ही सबसे जरूरी है, और उन्हें सही जगह पर बुलाना भी पड़ता है। यूनिफाइड कासल के कई बचाव वाले स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे आइटम्स को इस्तेमाल करना जरूरी है। इन सब चीजों को मिलाकर हर हालत के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी और तरीके बनाए जाते हैं। गेम ऐसे ही चलता है। हमारे लड़के के हर कंट्रोल अभी टच स्क्रीन की तरह काम करते हैं। सबसे पहले वह अपने मॉन्स्टर चेक करता है, उन्हें लगाने के लिए। लगता है उसके पास 5 मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें वह लगा सकता है। 4 गॉब्लिन हैं और आखिरी एक ओगर है। यह सुनकर वह हैरान होता है, क्योंकि लगता है हानुल इस मोड में इन क्रीचर्स को बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर सकता है। वह सोचता है कि क्या वह सॉवरेन की ताकत भी ले सकता है, लेकिन अफसोस वह नहीं हो सकता। आगे वह और ज्यादा फौज जमा करने की कोशिश करता है, अपना सोना खर्च करके, लेकिन सिस्टम उसे ऐसा करने से रोक देता है। वेव की खबर के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकता। वह मुश्किल में है और सोचने लगता है कि क्या यह सिस्टम उसे चुपके से हरा रहा है। 70वीं पहली वेव में काउंट गुलार है और उसकी ड्रैगन चिल्ड्रन की खास यूनिट भी। इस आदमी को पूरे 6 स्टार्स मिले हैं और उसके साथ 61 ड्रैगन्स की एक और फौज है। एक 6 स्टार मॉन्स्टर लड़ाई के लिए अच्छा नहीं लग रहा। स्टार रैंक लड़ाई की ताकत बताते हैं और ये रैंक हर मॉन्स्टर की असली ताकत भी दिखाता है। ये साफ है कि अगर स्टार्स का फर्क बहुत ज्यादा हो तो एक मॉन्स्टर दूसरे से कुचल जाएगा। असली परेशानी ये है कि उसे एक 6 स्टार से लड़ने को कहा गया है, उसकी एक स्टार वाली छोटी सी टीम के साथ।
वह कुछ भी करे, नतीजा साफ है, वह एक ड्रैगन से भी खत्म हो जाएगा। हानुल के पास सोना या दूसरे मॉन्स्टर्स भी नहीं है जो उसकी स्ट्रैटेजी में मदद कर सकें। अचानक सिस्टम उसे एक खास फायदा देता है। उसे एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर और एक आइटम मिलता है जो उसकी सभी फौज में बांट दिया जाएगा। अब तुम सोचोगे कि यह बहुत बड़ी मदद है, लेकिन हमारा लड़का इस बात से नाराज है कि सिस्टम उससे ऐसे स्टेज जीतने की उम्मीद करता है। हालात चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हानुल को जो उसके पास है उससे ही सबसे अच्छा करना है, खासकर इसलिए क्योंकि वह इस बेकार गेम का पुराना खिलाड़ी है। वह आसपास की चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, अपने तजुर्बे से वेव को रोकने का तरीका ढूंढता है। जब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, वह तेजी से अपना काम करता है, जितनी जल्दी हो सके। सब अलग अलग चीजों को ध्यान में रखता है जब तक टाइमर 15 सेकंड्स पर नहीं आ जाता। अपनी तैयारी के बाद घड़ी 0 पर आ जाती है। हानुल वेव का सामना करने के लिए तैयार है। वेव वाइवन्स के गुस्से के साथ शुरू होती है। उनकी तादाद से पूरा आसमान भर जाता है। उनका मकसद टावर या इस हालत में कासल को निशाना बनाना है। फौज की कमान काउंट के हाथ में है। वेव के शुरू में वाइवन्स जोर से बैरियर पर हमला कर रहे हैं, एक रास्ता बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताकतवर काउंट इस बात से नाराज है कि उसके मॉन्स्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे। कई और वाइवन्स मिलकर उस मजबूत स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब हानुल की स्ट्रैटेजी की वजह से है। सबसे पहले उसने इन्फिनिट बैरियर पर्क का इस्तेमाल किया। डिफेंसेस को 100 तक बढ़ा दिया किसी भी हमले के खिलाफ। इन्फिनिट बैरियर को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उसकी एक शर्त है। इसे तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब प्लेयर के लिए मॉन्स्टर्स की तादाद 2 स्टार रैंक से कम हो। खैर, हमारे लड़के की बैरियर लगाने की पूरी कोशिश के बावजूद एक वाइवन तेजी से अपनी सांस छोड़ता है, नुकसान पहुंचाता है और बैरियर को तबाह कर देता है। उसके असर की वजह से शील्ड वापस ठीक हो जाता है और यही एक चीज है जो बैरियर को जिंदा रखती है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। यह सच है कि बैरियर हर हमले को नेगेटिव 1 पॉइंट मानता है। अगर सब 61 ड्रैगन्स एक साथ हमला करते तो उसकी ताकत तुरंत आधे से भी कम हो जाती। यही कमजोरी है, लेकिन हमारे लड़के के पास इसका भी हल है। इसे स्पैम क्लिकिंग कहते हैं। वह OSU प्लेयर से सीख रहा है। इस तरीके से हर क्लिक पर ताकत 1 से बढ़ जाती है, जिससे उसकी अपनी उंगलियां ही बैरियर के ठीक होने की हद बन जाती है। हानुल का हाथ दर्द करने लगा है, लेकिन यही बैरियर की पूरी हिफाजत पक्की करने का सबसे अच्छा तरीका है। आगे सबसे बड़ा सवाल है, वह इन भगवान जैसे मॉन्स्टर्स को कैसे हराएगा? जवाब सिंपल है। बैरियर एक वाइवन के हमले को वापस भेज देता है, उसे 1 पॉइंट का नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर गॉब्लिन्स वाइवन्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसके खास आइटम हाकोन स्पून की वजह से हालात उलटे हो जाते हैं। ये A रैंक आइटम हमारे लड़के को रैंक के फर्क के बावजूद नुकसान पहुंचाने देता है। वाइवन्स की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी है, भले ही उनका सिर्फ एक हेल्थ पॉइंट कम हो। एक बीस्ट को यह दिखता भी है कि एक बेकार गॉब्लिन उसका मजाक उड़ा रहा है, और अपने पूरे गुस्से के बावजूद ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाता। जिस तरह से ये चल रहा है, हमारे लड़के को पूरे होर्ड को खत्म करने में लगभग 7 घंटे लगेंगे। तो अब मुश्किल काम यह है कि बैरियर के ठीक होने की प्रक्रिया को 7 घंटे तक रोक कर रखना। थका देने वाली लड़ाई शुरू होती है जब हानुल अपनी उंगली चलाता है। वह सोचता है कि उसके गॉब्लिन्स पहले मरेंगे या वह खुद। काउंट की फौज हानुल की फौज के सामने है जब दोनों हमला और बचाव रुक जाते हैं। कुछ देर बाद हमारा लड़का थकने लगा है, और जिस पल वह पानी लेने की कोशिश करता है, उसका पूरा शरीर ठंड से कांप जाता है। बात यह है, इस आदमी को गेम के बाहर किसी भी चीज को छूने की भी इजाजत नहीं है। सीधी बात यह है, हानुल को सब सहना होगा और आराम नहीं मिलेगा। न पानी, न खाना, न शौच, न गूनिंग, न मुठ मारना, बस गेम जीतने के लिए। उसकी सब हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं। वह जानता है कि आम आदमी तो मायूसी से पागल हो जाएगा, लेकिन यह आदमी अलग है और इसे गेम की बस शुरुआत कहता है। एक ड्रैगन गुस्से में भर जाता है और एक बहुत बड़ी आग की सांस छोड़ता है। बैरियर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। घिर जाना और जोश महसूस करना ही वह वजह है जिसकी वजह से हमारा लड़का इस गेम को पसंद करता है। क्योंकि अभी सिर्फ 2 घंटे गुजरे हैं और 58 घंटे बाकी हैं। मौत की सजा बहुत ज्यादा है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हानुल गेमर गॉड मोड में चला जाता है और हालत का पूरा कंट्रोल ले लेता है और ज्यादा जोर से लड़ने की कसम खाता है। 12 मुश्किल घंटे गुजर गए, लेकिन वह अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा है। नुकसान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो जल्दी ही हालात ठीक हो सकते हैं। गॉब्लिन्स धीरे धीरे ड्रैगन को कमजोर कर रहे हैं। 2 वाइवन्स गिर जाते हैं, लेकिन बाकी फौज अभी भी है। फिर भी हानुल इस नतीजे से खुश है और बस इसी तरह आगे बढ़ना चाहता है। 3 और मॉन्स्टर्स गिर जाते हैं। उसकी हिम्मत बनी रहती है। 1 दिन गुजर गया है और वह अभी भी लगा हुआ है। सिर्फ 10 को खत्म किया है, 12 से कम। और जब कुछ और वाइवन्स ने बैरियर को तोड़ने की कोशिश की तो 2 हाफ ड्रेक्स मर गए। काउंट जानता था कि उसकी तादाद कम हो रही है और वाइवन्स गिरने लगे, हाफ ड्रेक्स भी। और एक बहुत मुश्किल दौर के बाद सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स बचे। इस वक्त तक हानुल तो स्क्रीन को छू भी नहीं पा रहा था और बैरियर की ताकत को रीसेट नहीं कर पा रहा था। एक गॉब्लिन हमला करता है, लेकिन वाइवन उससे आगे निकल जाता है। उससे पहले कि वह उसे छोड़ दे, एक दोहरा हमला सीधा शील्ड की तरफ बढ़ता है। यह हमला गेम बदल देता है। इन्फिनिट बैरियर अब खत्म हो चुका है। हानुल की रूह को जगा देता है। वह कुछ सेकंड्स के लिए आराम करने लगा और उसी वक्त बैरियर टूट गया। और अगर कासल को इस हालत में एक भी चोट लगी
तो वह गिर जाएगा। लेकिन गानो खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है और सीधा ड्रैगन का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। मुझे अभी भी लगता है कि यह किसी भी गॉब्लिन की सबसे अच्छी तस्वीर है। वह ऐसा लगता है जैसे उस पर पूरी मैनहुआ बन सकती है। खैर, दोनों टकराने वाले हैं गॉब्लिन ड्रैगन के खिलाफ। गानो की आंखों में वह ऑरा फार्मिंग वाली चमक है और वह सच में अपनी पूरी ताकत लगा देता है मॉन्स्टर का सर तोड़ने में। उसकी मेस इतनी ताकतवर है कि वह हमारे लड़के को भी हैरान कर देती है। ड्रैगन को हरा देता है और काउंट को भी गिरा देता है। इसके साथ वेव अब खत्म हो चुकी है। हनुल बहुत हैरान होता है। वह खुशी से चिल्लाता है, लेकिन एक और सांस लेने से पहले ही हनुल तुरंत गिर जाता है। अगली बार जब वह उठता है तो सूरज चमक रहा होता है। उसे पता भी नहीं चला कि वह कब थक कर सो गया। वह सिस्टम स्क्रीन को देखता है। वेव के खत्म होने को देखते हुए उसे 20 वाइवन बोन्स, 10 ड्रेक स्केल्स और 5 ड्रेक हार्ट्स मिलते हैं। ये मिशन का लूट है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह इनका क्या करेगा। सिस्टम फिर बताता है कि सॉवरेन से बात करने के लिए अभी 3 शर्तें बाकी हैं। पहली शर्त है 50 घंटे तक गेम खेलना और दूसरी शर्त है कामयाबी से बचाव करना। हनेल को बात का मकसद भी नहीं पता और यह भी नहीं पता कि 3 शर्तों से यह क्यों रोका गया है। फिर भी वह खुश है कि उसने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं, तो वह जल्द ही इस फीचर को यूज कर पाएगा। फिर आखिरी इनाम आता है जो उसे वेव क्लियर करने पर मिलेगा। स्क्रीन पर एक तेज रोशनी चमकती है जिससे पूरा कमरा रोशन हो जाता है और हनुल हैरान रह जाता है। उस पल हम उसका फोन देखते हैं। लगता है उसके फैन सुआ ने उसे पूरे 7 बार कॉल किया था। पंगबैक गिल्ड में वापस सुआ का भाई हालात समझने से मना कर देता है। वही लड़का जो ई रैंक का बताया जा रहा है, उसने एक ओगर को हरा दिया। एक बहुत लंबा आदमी को लगता है कि हमारा लड़का झूठा है, लेकिन सुआ ने जोर देकर कहा कि हनुल के दोबारा जागने की अफवाहें हैं। सुहोक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि दोबारा जागना बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त उन्हें वह आदमी मिल जाता है जिसकी तलाश थी। हनुल खुद जितनी तेज हो सके बात करने के लिए दौड़ता हुआ आता है। वह जानता है कि वह लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे और न मिल पाने के लिए माफी मांगता है। भले ही वह बहुत माफी मांग रहा है, फिर भी सुह्युक गुस्से में है क्योंकि उसने उसकी बहन को 3 दिन तक इंतजार करवाया। सुए अपने भाई पर चिल्लाती है और उसे रुकने को कहती है। इसी बीच हमारा लड़का उनके रिश्ते को देखता है। हनुल को वह ओग्रेस के बारे में बताती है, इनामों और पेमेंट के बारे में भी। हमारा लड़का शुरुआत करना चाहता है, पहले एसोसिएशन रिपोर्ट से। तो उन्हें स्टाफ डेस्क पर ले जाया जाता है जहां रिसेप्शनिस्ट सुआ की गवाही सुनती है कि उसने इस लड़के को ओगर को हराते हुए देखा है। वह जानती है कि कोई और नहीं आ सकता था, भले ही कोई सबूत न हो। सुयुक एक बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला बड़ा भाई होने के नाते रिसेप्शनिस्ट को घूरता है क्योंकि उसने उनसे सवाल करने की कोशिश की, तो वह तुरंत मान जाती है। उसी वक्त वह कहती है कि बी रैंक के मॉन्स्टर के लिए सही तरीके से जांच करना जरूरी है। इसका मतलब है कि वह हमारे लड़के के स्टैट्स चेक करेंगे ताकि पता चले कि उसकी बात सही है या नहीं। ये एक मैनोमीटर से किया जाएगा और ये एक दिक्कत है। देखो, सुआ समझती है कि यह लड़का दोबारा जाग गया है, लेकिन वह भी उसके स्टैट्स चेक नहीं कर पाई थी। परेशान होकर वह उसकी तरफ से बोलती भी है, तो वह एक अलग तरीके से जांच करते हैं। लेकिन हनुल खुद बहुत कॉन्फिडेंट है और कसम खाता है कि वह तुरंत मेजरमेंट करेगा। अगले सीन में मैनोमीटर एक मेंबर के स्टैट्स को डी रैंक बताता है और अब हमारे लड़के की बारी है। तो सुआ परेशान है। उसके भाई को लगता है कि यह सबसे अच्छी सिचुएशन है क्योंकि वह देखना चाहता है कि हनुल में कितनी ताकत है जो कॉन्स्टेलेशन का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। अगर उसमें कोई ताकत नहीं है तो वह ध्यान देने के लायक नहीं है। आखिर में हमारा लड़का अपना हाथ बड़े पत्थर पर रखता है। उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसके स्टैट्स बढ़ा सके। उसे इनके सामने खड़े हुए काफी वक्त हो गया है और दूसरे हंटर्स की तरह उसने भी अपनी माना 7 साल पहले चेक करवाई थी। मैनोमीटर उसके स्टैट्स चेक करने के लिए शुरू हो जाता है, जबकि उसके दोस्त सब्र से इंतजार करते हैं। सुह्युक का ध्यान एक खास रिएक्शन पे जाता है जब अचानक मैनोमीटर का मेजरमेंट पूरा हो जाता है। हनुल खड़ा होता है जब इवैल्यूएशन उसके नए रैंक को एस रैंक बताता है। एक हैरान कर देने वाला मोड जो सबका ध्यान खींच लेता है। एस रैंक के बारे में हनुल को खुद भी कोई आइडिया नहीं था जब तक उसे मिशन का आखिरी इनाम नहीं मिला था। देखो, तब उसने एक नई स्किल हासिल की थी। उसका नाम है लॉर्ड्स आफ्टर इमेज, जो पिछली वेव के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर के स्टैट्स को प्लेयर के स्टैट्स में जोड़ देता है। लेकिन यह स्टैट सिर्फ 30 मिनट के लिए मिलता है और दिन में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। सीधे शब्दों में वह काउंट गुलार्ड के स्टैट्स को दिए गए समय तक यूज कर सकता है और उसने वही किया, खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया। उसे मेजरमेंट के लिए बिल्कुल सही स्किल मिल गई थी क्योंकि जब तक स्किल एक्टिव रहती है उसकी ताकतें एस रैंक के बराबर होती हैं। कोई कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। दुनिया उसे बस एक एस रैंक का नया खिलाड़ी समझेगी। दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं। सुह्युक को भी झिझकते हुए ही सही तारीफ करनी पड़ती है। मेजरमेंट पूरा होने के बाद उसे ओगर को हराने वाले आदमी के रूप में ऑफिशियली पहचाना जाता है। एक मेंबर उसे यकीन दिलाता है कि उन्हें बस यही चाहिए था। हनुल भाई बहन का शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसकी मदद की और काम आसानी से हो गया। वह तुरंत निकलना चाहता है, लेकिन जब वह जा रहा होता है सुह्युक उसे कॉफी पर बात करने के लिए रोकता है। वह उसे वाइस गिल्ड लीडर के तौर पर भी बुला रहा है, तो यह एक बड़ा इन्विटेशन है जो सबका ध्यान खींचता है। लोग इस बात में दिलचस्पी ले रहे हैं,
लेकिन हमारा लड़का बहुत अकड़ दिखाता है और ऑफर को मना कर देता है, ये सोचकर कि उसे गिल्ड के बारे में किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ सुआ की जरूरत है। ये कहकर हानुल वहां से चला जाता है, अपने गुस्से वाले भाई को बिना कुछ कहे छोड़कर। वह घर वापस आता है और उसकी तस्वीर हर जगह खबरों में है। स्ट्रीम अभी शुरू हुआ है। हंटर एसोसिएशन ने उसका करंट रैंक बी रैंक बताया है। वैसे यह इसलिए है क्योंकि एसोसिएशन एक हंटर को एक बार में 3 से ज्यादा रैंक जंप करने की इजाजत नहीं देती। खैर, उसके अपने स्ट्रीम पर भी कुछ लोग उस बेकार गेम को बुरा भला कह रहे हैं। वह शांत रहता है और ऐसे दिखाता है जैसे वह उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। व्यूअर्स उस सीक्रेट एस रैंक के लिए पागल हो रहे हैं जिसने सुयुग का सामना किया। वह सोच रहे हैं कि ये लड़का शायद गिल्ड ज्वाइन कर लेगा, लेकिन उन्हें यह अफवाह भी पता चलती है कि उसने मना कर दिया है। जब वह उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, हानुल बताता है कि उसके पास व्यूअर्स के लिए कुछ नया कंटेंट है। ये असल में हंटर से जुड़ा कंटेंट है, लेकिन व्यूअर्स को उतनी दिलचस्पी नहीं है। वह उनकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उनसे एक खास डंजन क्लियर करने के लिए सुझाव मांगता है। वह हैरान है कि वह पूरा रेड स्ट्रीम करेगा क्योंकि यह सीधे सीधे इलीगल माना जाता है। हंटर्स के लिए एक गुप्त समझौता होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसके बजाय हानुल सिर्फ क्लियरेंस सर्टिफिकेट पोस्ट करने और फिर कहानी खुद बताने का इरादा रखता है। सबको लगता है कि उसकी कहानी जबरदस्त होगी। जो गिल्ड्स डंजन्स के राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वह एक स्ट्रीमर की वजह से नाकाम हो जाएंगे। एक व्यूअर मैड ड्रैगन्स नेस्ट को लेने का सुझाव देता है, लेकिन फिर एक और 50,000 वन जाइंट्स किचन डंजन के लिए देता है। फिर एक तीसरा व्यूअर 1 मिलियन वन देता है, उससे मिन्नतें करता है कि वह स्पाइडर्स फॉरेस्ट में क्वीन की टांगें तोड़ दे। 50,000 और 1 मिलियन के बीच का फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन डोनेशंस हमारे लड़के के लिए भी बहुत ज्यादा हैं। वह उन्हें शांत रहने को कहता है और सबसे ऊपर वाले नोटिफिकेशन को देखता है। उसे 10 मिलियन वन दिए गए हैं, जिससे बाकी सब व्यूअर्स हैरान और उनका ध्यान उस पर जाता है। उसका एक बहुत बड़ा फैन है, लेकिन असल में ये सॉवरेन का असिस्टेंट है जो हमारे लड़के से बात करना चाहता है। हानुल बस सोचता है कि इतने बड़े अमाउंट के लिए उसे कहाँ भेजा जा रहा है, तो वह व्यूअर से सुझाव मांगता है। वह एंटिटी जवाब देती है और सुझाव देती है कि वह गार्डन ऑफ मेडिटेशन के सबसे गहरे हिस्से में जाए। दूसरे व्यूअर्स को लगता है कि यह रिक्वेस्ट एक मौत का जाल है क्योंकि कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया है। गार्डन ऑफ मेडिटेशन में पूरे 3 हिस्से हैं, एंट्रेंस, झील और सबसे गहरा हिस्सा। एंट्रेंस को शिकार के लिए काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है। असली खतरा बीच में झील है जो नए खतरों को बुलाती है। कोई नहीं जानता कि सबसे गहरे हिस्से में क्या है क्योंकि वह झील को पार नहीं कर पाए थे। सिर्फ सुह्युक ही इतनी दूर तक पहुंच पाया था, जिसने अपनी हद तक पहुंचकर आगे बढ़ना बंद कर दिया था। और अब उससे वही मिशन करने को कहा जा रहा है जो हानुल के खुद के हिसाब से भी नामुमकिन है। व्यूअर एक कहता है कि उसे डंजन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। वह मिशन से खुश है जब तक हानुल सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाता है। इससे मुश्किल थोड़ी बदल जाती है। भले ही उसे यह भी यकीन दिलाया गया है कि अगर वह पूरा डंजन क्लियर कर लेता है तो उसे और मदद मिलेगी। बाकी व्यूअर्स इस पागल रिक्वेस्ट के खिलाफ बोलते हैं, यह जानते हुए कि कंटेंट के नाम पर स्ट्रीमर मर जाएगा। माना कि हमारा लड़का हालात की गंभीरता जानता है, लेकिन वह सिर्फ सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचकर वापस आने से ठीक है। फिर यह भी है कि व्यूअर एक खुद चाहता है कि वह डंजन पूरा करे और उसके लिए मदद भी ऑफर की है। हानुल इस मिशन के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, लेकिन आखिर में जोर से चिल्लाता है कि वह तैयार है। चलो हंटर ब्यूरो चलते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट उसकी रिक्वेस्ट ले रही है कि वह गार्डन ऑफ मेडिटेशन को अकेले चैलेंज करेगा। सबसे गहरे हिस्से को एक्सप्लोर करने की उसकी दिलचस्पी सुनकर वह उसे याद दिलाती है कि यह अकेले सबसे खतरनाक सफर होगा। हानुल उससे कहता है कि बस उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस करे ताकि वह इसकी तह तक पहुंच सके। उसे 1 हफ्ते में कुछ के लिए बुक करती है, लेकिन हमारा लड़का उससे जल्दी क्लियरेंस करने को कहता है। आखिर उसे अकेले एक्सपीडिशन पर किसी को ले जाना नहीं है। वह उसे कल का स्लॉट देती है। हानुल इससे ठीक है, उसे 4 बजे आना है, और इस तरह हानुल अपनी अपॉइंटमेंट लेकर चला जाता है। जब वह बिल्डिंग से निकल रहा होता है तब एक दिलचस्प जोड़ी वहां आती है। उसकी अटेंशन पाने के लिए बात करने मायुंगहून और सेओहवान है। दोनों एजिस और सांटा रे गिल्ड के अलग अलग एचआर टीम लीडर्स उससे मिलते हैं। हमारा लड़का समझ जाता है कि वह उसके हाल ही में हुए इवैल्यूएशन रिसेट के बारे में जानते होंगे। एजिस और सन्ना रे गिल्ड दोनों उसे अपने साथ लेने के लिए बहुत खुश हैं। वह असल में कोरिया के 3 बड़े गिल्ड्स में से 2 हैं। वह दोनों पंगबैक ने जो भी ऑफर किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छी शर्तें देने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हमारा लड़का किसी भी गिल्ड की बात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता और अपने मिशन पर ध्यान देते हुए चला जाता है। उसे गिल्ड ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि ये उसे रोकेगा। उसे डंजन को पहले रखना है। और उसकी बात करें तो सुयुक को एक नई रिपोर्ट मिलती है हमारे लड़के से ही उसके मिशन के बारे में। हानुल अपना इरादा बताता है कि वह सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचना चाहता है, वही हिस्सा जहां सुह्युक भी नहीं पहुंच पाया था। इसलिए वह एस रैंकर को जानकारी के लिए बुला रहा है। जरूर, सुह्युक जानता है कि उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है जब तक हमारा लड़का ये नहीं बताता कि उसके पास डंजन क्लियर करने का एक सीक्रेट तरीका है। यह बात वाइस लीडर को हैरान कर देती है, जबकि हमारा लड़का उसे यकीन दिलाता है कि वह सबके सामने बताएगा कि उसने डंजन पेंगबैक की मदद से क्लियर किया है। इससे जानकारी शेयर करने के लिए बराबर का फायदा मिलता है, इसलिए सुह्युक मान जाता है। भले ही उसे यह जानने की उत्सुकता है कि क्या हानुल के पास सच में इस डंजन को क्लियर करने का कोई तरीका है।
हमारा लड़का अपनी बात की पुष्टि करता है तो वाइस लीडर एक और सुझाव पर काम करता है, उसे गिल्ड ज्वाइन करने को कहता है। जरूर हमारा लड़का तुरंत मना कर देता है, ठीक तब जब सुहयुग दिखाने की कोशिश करता है कि वह अकेला है जो दिलचस्पी दिखा रहा है। हानुल बताता है कि एजिस और सेनोराई गिल्ड्स दोनों ने उससे कांटेक्ट किया है। यह जानकारी वाइस लीडर को बहुत जोर से लगती है, क्योंकि यह सिर्फ इस बात की पुष्टि करता है कि दूसरे दो लीडर्स तुरंत एक्शन ले रहे हैं। हानुल अपनी बात पर अडिग रहता है, ये मानते हुए कि पुंगबाक का ऑफर उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। बातचीत में हार कर सुहयुग मान जाता है और एक बात जानबूझकर साफ करता है, उसके पास सबसे गहरे हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं है और डंजन का स्ट्रक्चर साल भर में बदल गया होगा। हानुल इससे ठीक है और जो हो सकता है उसका सबसे अच्छा करता है। वह तय की गई जगह पर अपने चश्मे पहने हुए पहुंचता है। तुरंत उसके सामने वाले आदमी ध्यान देते हैं। क्वांगसू अपना परिचय बलगुल गिल्ड के एक मेंबर के रूप में देता है। हमारा लड़का भी उसको सलाम करता है, लेकिन बॉल्डी इवैल्यूएशन की वजह से उस लड़के के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह एक अकड़बाज है जिसने पहले कभी एस रैंक के साथ काम नहीं किया है और हमारे लड़के के अकेले अप्लाई करने पर उसे दिक्कत होती है। वह एक हारे हुए की तरह बिहेव करता है और बदतमीजी से बताता है कि उसके गिल्ड का एक मिशन है, इसलिए वह बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। बिल्कुल भी खतरा महसूस न करते हुए हानुल इस बात पर मान जाता है। वह आदमी ऐसे चला जाता है जैसे एस रैंक की असली लड़ाई में कोई कीमत नहीं है। हानुल को भी उम्मीद नहीं थी कि यह लोग पहले दिन ही इतने गुस्से में होंगे। वह खुशकिस्मत है कि उसे अंदर आने दिया गया, लेकिन ऐसे डंजन्स के लिए 1 महीने की बुकिंग के साथ कम से कम पार्टी साइज जरूरी होता है। पार्टी मेंबर्स ने काफी देर इंतजार किया है और हमारा लड़का पहले दिन ही अंदर आ गया, तो वह इस बात से नाराज है। फिर भी वह अपनी सेजेस आई चलाता है ताकि उनकी रैंक पता कर सके। वह सब बेकार हैं और अंदर के हिस्सों में हमारे लड़के का साथ नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है कि उनका इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है। फिर भी हानुल जानता है कि वह उनसे नहीं टकराएगा। वह गंजा आदमी पीछे मुड़ता है और पूछता है कि वह क्यों मुस्कुरा रहा है। हानुल उन्हें बताता है कि उसे एक मजेदार मजाक याद आ गया, लेकिन वह बेवकूफ इतने कमजोर दिल हैं कि वह इस बात को बुरा मान जाते हैं और उसे मारना चाहते हैं। इसी बीच स्टाफ का आदमी डंजन रेड के लिए दरवाजा खोलता है, जहां से हरी बिजली चमक रही है। हंटर्स को जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है, नहीं तो दरवाजा रुक नहीं पाएगा। और यह असल में हमारे लड़के का पहली बार है कि वह एक असली डंजन में जा रहा है। होनेल अंदर जाता है, ये जानने के लिए उत्सुक है कि आगे क्या है। जब सिस्टम स्क्रीन पर कुछ खास जानकारी दिखती है, जैसे हर रेड में कितने लोग डंजन में जा सकते हैं। यहाँ सॉवरेन का नौकर उसे अपनी मदद के साथ शुभकामनाएं देता है। डंजन के नजारे को थोड़ा बदलकर पार्टी के लोग यहाँ हैं, लेकिन एगहेड को शुरू से ही लगता है कि कुछ गलत है। वह इस जगह को मुश्किल से पहचान पा रहा है क्योंकि यह एंट्रेंस जैसा बिल्कुल नहीं है। भाई को पुरानी बातें याद आती हैं, जबकि उसके दोस्त पूछ रहे हैं कि यहाँ झील क्यों है। एंट्रेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनमें से कुछ तो जानते भी हैं कि वह कैसा दिखता है। हानुल के लिए यह पहली बार है जो समझता है कि एंट्रेंस आसान होना चाहिए था। सुहोक ने जो जानकारी दी थी उसके हिसाब से यह एंट्रेंस जैसा बिल्कुल नहीं है। तब हमारे लड़के को कुछ समझ आता है। सिस्टम स्क्रीन उन्हें ऑफिशियली एक नई जानकारी के साथ बताती है। हंटर्स का झील के पास स्वागत करती है। हंटर्स परेशान हो रहे हैं एक वजह जानने के लिए, जबकि सिस्टम पिग मैलेट्स के कत्लेआम के बारे में बताता है। यह उनका मिशन है, पिग मैलेट्स को उनके कातिलों के हाथों से रात तक बचाना। यह मिशन पूरा करने पर झील से गुजरने का मौका मिलेगा और अंदर के हिस्से में जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन अगर वह फेल हो जाते हैं हर एक चैलेंजर मर जाएगा। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। सी रैंक वाले घबरा रहे हैं और वह इस मिशन के लिए तैयार नहीं है। इतना कि क्वांगसू के आदमी चाहते हैं कि वह पीछे हट जाए, लेकिन जैसे ही वह अपना स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करते हैं मिशन से बाहर निकलने के लिए, इन लोगों को समझ आता है कि वह बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। एगहेड कब से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह फंसा हुआ है। अभी पिग मैलेट्स की संख्या 130 है, जिसमें से 2 पहले ही मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से संख्या 128 हो गई है। क्वांगसू घबरा रहा है और उसने वहां के एस रैंक हंटर से एक्सप्लेनेशन मांगी। पूछ रहा है कि वह उनकी मदद कैसे कर सकता है। हमारा लड़का शांति से बताता है कि उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, उसे झील के बारे में जानकारी है। उसकी बातों से क्वांगसू का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वह हमारे लड़के से मिन्नत करता है कि उन्हें भी वह जानकारी दे। वह हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। हनल इस मजाक पर हंसता है क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले उसे बुरा भला कह रहे थे। वह उनके साथ काम करने के लिए एक शर्त रखता है। पहले वह जो जानता है वह बताएगा, लेकिन बदले में उन्हें उसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अगर वह इस बात पर राजी हो जाते हैं तो वह सब कुछ बताने के लिए खुश है। यह डील गिल्ड की ताकत को खतरा देती है क्योंकि इससे हानुल उनके लीडर की जगह ले लेगा, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि सिस्टम मैलेट्स की संख्या में एक और कमी दिखाता है। क्वांगसू जानता है कि अगर वह बात नहीं मानते तो वह खत्म हो जाएंगे, तो एगहेड प्लान पे राजी हो जाता है। बस हानेल जिम्मेदारी लेगा अगर उसका प्लान फेल हो जाता है, लेकिन यह गलत शर्त है क्योंकि हमारा लड़का पहले ही इनाम दे रहा है। क्वांगसू सब्र से सुनता है और उसकी बात सुनने के लिए राजी हो जाता है। रोनाल्ड उन्हें उस जगह की डिटेल्स बताता है जहां वह है। वह झील वाले एरिया का पूरा स्ट्रक्चर बताता है। एक बहुत बड़ी झील जो बिल्कुल बीच में है, पूरे जंगल में जाल की तरह फैली हुई है। एगहेड भी उसकी इतनी सारी जानकारी देखकर हैरान है, लेकिन हुन्नुल सीधे से बताता है कि उसके पास एक स्काउटिंग स्किल है। क्वांगसू हैरान है और खुश भी क्योंकि इस आदमी के साथ वह कभी खो नहीं सकते।
यहाँ तक कि लेआउट भी उस जानकारी से मिलता जुलता है जो सुह्युक ने दी थी। और सही से कहें तो अभी जो हो रहा है वह ये है कि हमारा लड़का वह पवित्र नक्शे का इस्तेमाल कर रहा है जो उसे व्यूअर 1 ने दिया था। ये कासिल से मिला हुआ तोहफा है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मिशन बहुत आसान है, उन्हें पिग मैलेट्स को मारे जाने से बचाना है, लेकिन उन्हें ढूंढना भी जरूरी है। वह सब गीली जगहों पर रहते हैं, इसलिए कुल 8 नेस्टिंग जोन्स हैं जिन्हें टारगेट करना है। उसके बाद उन्हें बस जल्दी से भागना होगा, इससे पहले कि स्लेयर को एक जोन को खत्म करने का मौका मिले। हनुल उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता है ताकि बचाना आसान हो। यह प्लान की शुरुआत है और वह चाहता है कि वह तुरंत काम करें क्योंकि संख्या और कम हो रही है। जबकि वह कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है और इस जल्दी की वजह से क्वांगसू का ग्रुप तेजी से निकल जाता है जोन्स को ढूंढने के लिए। हाँ, वह उत्सुक है कि एस रैंक हंटर क्या करने वाला है, जिस पर हनुल बताता है कि वह पिग मैलेट को अकेले संभालेगा। गिल्ड लीडर उसे उसके काम पर छोड़ देता है। हमारे लड़के को वह प्राइवेसी देता है जो वह चाहता था। उसका मकसद है झील के नक्शे का इस्तेमाल करके एरिया को स्काउट करना। लगता है इस जोन में एक छुपा हुआ मिशन है एक खास इनाम के साथ, और हमारा लड़का खास तौर पर वह मिशन पूरा करना चाहता है। शिकार शुरू होने वाला है, लेकिन पहले उसे स्काउटिंग के दौरान 2 चीजें पता करनी है, छुपा हुआ मिशन खुद और फिर उन कातिलों की पहचान जो पिग मैलेट्स को मार रहे हैं। लगता है यहाँ कई तरह के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उसे जानना होगा कि वह कौन है। एक ग्रुप पे नजर रखते हुए हनुल कुछ लिजर्डमैन को देखता है जो बहुत तगड़े दिख रहे हैं। वह असल में हैरान है और समझता है कि ये लोग ही वह कातिल होंगे जो पिग मैलेट्स को मार रहे हैं। उसका प्लान अब और मुश्किल हो गया है, क्योंकि भले ही लिजर्डमैन सिर्फ डी रैंक के हैं, लेकिन उनका एक बड़ा झुंड संभालना मुश्किल है। यह जानते हुए कि उसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हान निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक 2 बेवकूफ अंदर आते हैं, उसके बारे में बुरी बातें करते हुए। सबसे बुरी बात यह है कि वह दोनों इसी तरफ आ रहे हैं। इससे हमारे लड़के की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। वह बड़ी बातें करने वाला अकड़ कर बोल रहा है, जब तक कि इस आदमी का सिर उसके कंधों से अलग नहीं हो जाता। एक मॉन्स्टर ने आगे बढ़कर हमला किया और उस आदमी को मार दिया। उसके सिर से खून निकल रहा है। जब वह बेरहम लिजर्डमैन कहीं से भी निकलते हैं तो दूसरा आदमी गुस्से में आ जाता है और लापरवाही से मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। उसके गुस्से से भरे मुट्ठी हर पंच के साथ क्रीचर पर हमला करते हैं। भाई का गुस्सा हद से ज्यादा है जब वह आखिरी हमला करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उससे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। ये इसलिए है क्योंकि लिजर्डमैन को मिलकर एक स्वॉर्म टीम बोनस मिलता है। वही छोटा डी रैंक मॉन्स्टर जो उनके पास था, वह 2 स्टेज का एवोल्यूशन करता है और जब वह 7 होते हैं तो बी क्लास तक पहुंच जाता है। इस जबरदस्त बफ की वजह से क्रीचर उसका हाथ उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसकी वजह से वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए चीखता है। फिर मॉन्स्टर अपना हथियार उठाता है और जानलेवा हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक औरा का राजा खुद गानो आता है और उसे रोक देता है। सब गॉब्लिन्स का यह चैट बुलाया गया है ताकि पलड़ा बराबर हो सके। बल्गल गिल्ड का सी रैंक्ड आदमी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। उसे अभी अभी एक मामूली गॉब्लिन गुलाम ने बचाया है। डोनाल्ड पीछे से आता है और उस बड़े आदमी को याद दिलाता है कि उसने उन्हें डंजन में अपनी जगह पर रहने को कहा था। वह बड़ा आदमी बताता है कि वह रास्ते में खो गया था और गलती से इस हिस्से में आ गया। हॉनोल उसे पीछे हटने को कहता है और अपने जख्मों का ख्याल रखे, जबकि वह खुद लिजर्डमैन को संभालेगा। वह फिर गानो को ऑर्डर देता है आसपास के मॉन्स्टर्स को जल्दी से खत्म करने के लिए। उसके पास पहले ही टाइम कम है और उसे अभी भी एक खास क्वेस्ट ढूंढना है जो डंजन में कहीं छुपा हुआ है। गानो तुरंत चलता है और रेवंस विंग बीट एक्टिवेट करता है। वह लिजर्डमैन के पास से इतनी तेजी से गुजरता है कि वह उसकी हरकत को मुश्किल से देख पाते हैं। नाम वाला गॉब्लिन गुलाम एक मॉन्स्टर को गिरा देता है, एक के बाद एक, इससे पहले कि लिजर्ड मैन को समझ आए कि क्या हो रहा है। इसी बीच हनल शांति से खड़ा है, लड़ाई देख रहा है और एक स्पेक्टेटर की तरह मजा ले रहा है। भले ही लिजर्ड्स गानों से संख्या में बहुत ज्यादा है, वह जानता है कि वह उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी एक लिजर्ड मैन लगता है अपने सारे दिमाग का इस्तेमाल एक साथ करता है। समझता है कि हनुल पर सीधा हमला करना ही उनका एक लौता ऑप्शन हो सकता है और अचानक उस पर कूदता है, एक ही बार में मारने के इरादे से। हॉनल तुरंत लॉर्ड्स आफ्टर इमेज एक्टिवेट करता है और वह स्टैट्स निकालता है जो उसे पिछली वेव में काउंट गुलार्ड से मिले थे। आधा घंटा के लिए एस रैंक की ताकत मिल जाती है। वह मॉन्स्टर को आराम से दूर फेंक देता है जैसे वह कुछ भी न हो। तब तक गानो ने पहले ही बचे हुए बेकार लिजर्ड्स को साफ कर दिया है। हनल अपने गॉब्लिन नौकर की तारीफ करता है और भले ही उसे यह सब थोड़ा अजीब लगता है और जैसा सोचा था, गॉब्लिन शर्मा जाता है, जबकि एफिनिटी और 10 पॉइंट्स बढ़ जाती है। वह फिर मैना स्टोन्स बेचता है जो उसने इकट्ठे किए थे और कुछ आसान गोल्ड कमाया। क्योंकि ये पहली बार है जब वह लिजर्ड मैन का स्टोन बेच रहा है, लॉर्ड्स कासल ऑफ इल्यूजन उसे एक बोनस इनाम देता है। खुशकिस्मती से एक बार फिर उसे जैकपॉट लगता है और उसे एक और गाचा पुल टिकट मिलता है, जिसे वह मिशन पूरा होने के बाद ही इस्तेमाल करने का फैसला करता है। गानो फिर उसकी कलाई पर थपथपाता है। हनुल को याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसका टाइम लिमिट खत्म होने वाला है। जैसे ही हनुल सोचने लगता है कि इस चलते हुए टाइमर से निपटने का कोई तरीका है या नहीं, गॉब्लिन गुलाम अचानक उन जैसा दिखने लगता है जो गोल्ड के पीछे पागल होते हैं।
उसी पल सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है, उसे बताता है कि वह बस 5 गोल्ड दे सकता है हर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स के लिए अगर वह अपने मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक समन रखना चाहता है। स्ट्रीमर को सिस्टम की यह हरकत बहुत घटिया लगती है। वह सोचता है कि सिस्टम जब भी मौका मिलता है उसे लूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाए, उसे एक अजीब सी गरजने की आवाज सुनाई देती है और अचानक पिग मैलेट्स का एक बहुत बड़ा झुंड सीधा उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। पसीना धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है जब वह सोचता है कि वह इतने बड़े ग्रुप को कैसे कंट्रोल करेगा जो आसान टारगेट होने चाहिए थे। एक बार फिर मैं फैन नहीं हूँ। एक बार फिर गानो दिन बचाने के लिए आता है। पिग मलेट से सीधे बात करके गॉब्लिन उनका ध्यान खींचता है और जोश से अपने मास्टर की तारीफ करता है। उन्हें बताता है कि हानुल सच में उन्हें कितना बचाना और प्रोटेक्ट करना चाहता है। पिगमालेट्स तुरंत रोने लगते हैं यह जज्बाती भाषण सुनने के बाद और हानुल की तरफ दौड़ते हैं अपनी शुक्रिया अदा करने की कोशिश करते हुए। बस ऐसे ही हनल खुद को मॉन्स्टर्स को गाइड करते हुए पाता है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ले जाता है। इस अचानक आई मुश्किल को हल करने के बाद वह अपने गॉब्लिन के साथ एरिया को स्काउट करना जारी रखता है और हर उस तरह के लिजर्ड मैन को खत्म करता रहता है जो उनके पास आने की हिम्मत करता है। लेकिन जब वह बाद में फिर से मैना स्टोन्स बेचने की कोशिश करता है, सिस्टम अचानक एक लाल वार्निंग दिखाता है। उसे बताता है कि कासल का पैसा पूरा खत्म हो गया है और वह अब और स्टोन्स बेच या इकट्ठे नहीं कर पाएगा जब तक और पैसा नहीं आ जाता। लगता है हानुल पहले ही यूनिट लिमिट तक पहुंच गया है हर उस तरह के लिजर्ड मैन के लिए जिसे वह कंट्रोल कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कासल का गोल्ड सच में खत्म हो जाएगा। अब जब उसे पता है कि वह कितने मॉन्स्टर्स कंट्रोल कर सकता है, उस पर एक लिमिट है, तो वह सिर्फ गोल्ड के लिए शिकार नहीं कर सकता। वह लिजर्ड मैन टाइप्स का शिकार करना बंद करने का फैसला करता है क्योंकि इससे उसका टाइम बर्बाद होगा। वह फिर उन पिगमलिट्स को गिनता है जिन्हें उसने खुद बचाया था, जो लगभग 60 हैं, और सिस्टम उसे बताता है कि कुल 70 बचाए गए हैं। इस संख्या से यह साफ हो जाता है कि पूरे बोलगोल गिल्ड ने खुद से सिर्फ 10 को ही बचाया। अचानक पिग्मा के अंदर कुछ बदलता है। मैलेट्स और वह पागलपन से हरकत करने लगते हैं। वह जिन्हें आसान टारगेट कहा जा रहा था अचानक एक साथ दौड़ने लगते हैं, डंजन के अंदर हर प्लेयर को झील के बीच की तरफ ले जाते हुए। डंजन सिस्टम एक अनाउंसमेंट के साथ जवाब देता है, बताता है कि कातिलों ने पिग मैलेट्स का शिकार करना बंद कर दिया है और रात हो चुकी है। उन्हें बधाई मिलती है क्योंकि उन्होंने आसान निशानों को स्लेयर से बचाया। क्योंकि कुल 70 पिग मैलेट्स को बचाया गया है, इसलिए एक छुपा हुआ मकसद भी पूरा हो गया है। अब तक बलगल गिल्ड के लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं। वह डंजन पर चिल्ला रहे हैं कि उन्हें इस बुरे सपने से बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही सब सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया है, एक नई नोटिफिकेशन आती है और उन्हें बताती है कि अब दवा की एक आजमाइश शुरू होने वाली है। चमकदार पानी की एक बहुत बड़ी लहर अचानक सबकी तरफ बढ़ती है और जब वह सोचते हैं कि अब वह खत्म हो गए हैं, जिन पिग मैलेट्स को उन्होंने बचाया था उनके पंख निकल आते हैं और उन्हें बचाने के लिए आगे कूद जाते हैं। कॉर्नेल और गानू वहीं खड़े रहते हैं, अचानक हुए इस बदलाव से हैरान होकर। सिस्टम उन्हें बताता है कि जिन पिग मैलेट्स को उन्होंने शिकारियों से बचाया था, अब वह शुक्रिया के तौर पर उनकी मदद कर रहे हैं। हनुल को मुश्किल से यकीन होता है कि इन आसान निशानों में इतनी छुपी हुई ताकत है। उस पल उसे समझ आता है कि उन्हें शुरू में इनको बचाने का काम क्यों दिया गया था। वह धीरे से सोचता है कि क्या ज्यादा बचाने से कोई ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अपनी बात को जांचने के लिए हानुल दूसरों पर एक नजर डालता है और देखता है कि ज्यादातर लोगों ने मुश्किल से 1 या 2 पिग मैलेट्स ही बचाए हैं। बोलगोल का नेता क्वांग मुश्किल से खुद को संभाले हुए है और उसके पास वाला पिग मैलेट ऐसा लगता है जैसे वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। बाकी बोलगुल के लोग भी ऐसी ही हालत में लगते हैं, जिसकी वजह से हानुल उनकी हालत को लेकर सच में परेशान हो जाता है। वह जल्दी से उन सबको बचाने का कोई तरीका सोचने लगता है और तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन देता है। यह आखिरकार वह छुपा हुआ मिशन बताता है जिसे हानुल इतने समय से ढूंढ रहा था। इसे पूरा करने के लिए उसे इस आजमाइश के पीछे की असली वजह को ढूंढना और खत्म करना होगा। इसके अलावा उसे पता चलता है कि अगर वह उस मॉन्स्टर को हरा देता है जो इस घटना की वजह है, तो आजमाइश तुरंत खत्म हो जाएगी, पूरे 10 मिनट तक चलने की बजाय। हानुल बिल्कुल देर नहीं करता, खुद को संभालता है और अपना चश्मा पहनता है। वह अपनी सेजेस आई स्किल को एक्टिवेट करता है और जल्दी से एक मौजूदगी को पहचान लेता है, बिल्कुल वहां जहां सिस्टम ने बताया था। और ज्यादा फोकस करने पर वह कंफर्म करता है कि यह जेन करुक नाम का एक मॉन्स्टर है, एक बहुत होशियार जीव जिसके पास कैटेक्लिज्मिक वेव और स्टॉर्म जैसी खतरनाक स्किल्स हैं। ये समझ आने पर वह परेशान हो जाता है क्योंकि नेम्ड मॉन्स्टर्स को खास जीव माना जाता है जिनके पास सिर्फ उन्हीं की अलग ताकतें होती हैं। फिर भी वह खुद को शांत करता है और खुद को याद दिलाता है कि एक छुपा हुआ मिशन कभी आसान नहीं होगा। जब गानो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बड़ी लहर के पीछे छुपी मॉन्स्टर पर हमला करने की तैयारी करता है, हानुल उसे रोकता है और कहता है कि वह सिर्फ इस लड़ाई को देखेगा। वह समझाता है कि पानी से बचने की ताकत के बिना गानो झील के अंदर बहुत खतरे में होगा क्योंकि लड़ाई का मैदान उसके लिए एक बड़ा खतरा होगा। हानुल फिर अपनी मॉन्स्टर समनिंग शॉप खोलता है ताकि इस हालत को संभालने के लिए एक नया मॉन्स्टर हायर कर सके। लॉर्ड्स लिस्ट ट्रेड से वह एक ओगर बजरकर को चुनता है, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पास पानी से बचने की नेचुरल ताकत है। लेकिन उसके दिमाग में तुरंत एक नई चिंता आती है क्योंकि गानो की तरह ओगर के पास कोई आइटम नहीं है। इसका मतलब है कि वह जेनकरुक जैसे नेम्ड मॉन्स्टर से शायद हार जाएगा।
उसे समझ आता है कि उसे ओगर की स्टैट्स बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए। हानुल अपना प्रीमियम गोचा टिकट निकालता है, भले ही उसकी सफलता की दर बहुत कम है, और उसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह उम्मीद करता है कि इससे उसे एक ऐसा आइटम मिलेगा जो ओगर को ज़ेन करुक के खिलाफ असली मौका दे सके। टिकट एक्टिवेट हो जाता है और एक सुनहरी रोशनी निकल आती है, जिसकी वजह से हानुल की आंखें एक बार फिर खुल जाती हैं। उसे बहुत खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि यह एक एस रैंक्ड आइटम है, लेकिन वह खुशी जल्दी ही उलझन में बदल जाती है क्योंकि आइटम लड़ाई में ज्यादा काम का नहीं लगता। इसी बीच पानी का बहाव और तेज होता जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह ओगरे को बुलाए और उसे वह आइटम पहनाए जो उसे अभी मिला है। जैसे ही वह आइटम ओगर पर रखता है, जीव अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसी समय हानुल को एक बेचैन चीख सुनाई देती है, बलगल के एक मेंबर की तरफ से जो डूबने वाला था। इसलिए वह बिना सोचे समझे मदद करने के लिए दौड़ता है। उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है जब वह दांत पीसता है, यह समझते हुए कि अब उसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ सकता है। इसके अलावा उसके लॉर्ड्स आफ्टर इमेज के सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। इसके बाद वह वापस ई रैंक्ड आम आदमी बन जाएगा। फिर भी वह दूसरों को बचाने को पहले रखता है, भले ही उसकी मुश्किल दिखने लगती है जब वह अपनी टेम्पररी ज्यादा स्टैट्स के बावजूद भी मुश्किल में पड़ता है। जब उसकी पकड़ ढीली होने लगती है और वह उस पेड़ को छोड़ने वाला होता है जिसे उसने पकड़ा हुआ है, तेज बहाव अचानक कमजोर होने लगता है। जब वह आगे देखता है, वह ओगर को पानी में मजबूती से खड़ा देखता है, जिसने हैरी पॉटर जैसी टोपी पहनी हुई है। ओगर एक बहादुरी वाले अंदाज में बोलता है और अपने मास्टर से पूछता है कि क्या उन्हें कहीं चोट लगी है। वह हानुल को अदब से सलाम करता है और खुद को उनका नेक नौकर बताता है, ऐसा बर्ताव करते हुए जो किसी ओगर से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती। हानुल हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उसने सिर्फ एक एस रैंक आइटम रखा था, आर्चमेज गैंडोल्फ की टोपी ओगर के सर पर। यह चीज दिमाग से जुड़ी ताकतों को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, जो एक बेवकूफ को भी जीनियस बना सकती थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ओगर की बुद्धि को इतना ज्यादा बढ़ाने से इतने कमाल के नतीजे निकल सकते हैं। अपनी उलझन में फंसा हुआ हानुल अपने नौकर से पूछता है कि वह इतनी सफाई से बात कैसे कर सकता है और ठीक से बातचीत कैसे कर पा रहा है। जवाब में ओगर कॉन्फिडेंस से अपनी मसल्स दिखाता है और गर्व से बताता है कि उसके मास्टर ने जो टोपी उसे दी है उसने उसे बदल दिया है और उसे ओगर का एक बिल्कुल नया रूप दे दिया है। इस बात के बाद ओगर अदब से हानुल के सामने गहरा झुकता है और नम्रता से अपने मास्टर से हुक्म देने की गुजारिश करता है। हानुल जवाब देता है कि कोई भी सीधा हुक्म देने से पहले वह कुछ साफ करना चाहता है। ओगर बिना सोचे समझे मान जाता है। हानुल फिर पूछता है कि क्या अब मॉन्स्टर जादू कर सकता है, जिस पर ओगर गर्व से हाँ कहता है और बताता है कि उसने अभी अपने लॉग में जादू कैसे भरा है। यह सुनकर हानुल खुशी से भर जाता है क्योंकि हालत आखिरकार उसके हक में होती दिख रही है। मौके का फायदा उठाते हुए वह ओगर को तेज तूफान के बीच से सीधा आगे बढ़ने का हुक्म देता है, जबकि वह खुद उसके पीछे पीछे चलता है। बिना देर किए टोपी पहना हुआ ओगर तेज बहाव के बीच से जबरदस्ती अपना रास्ता बनाता हुआ हानुल ओगर को ओडुल्फ नाम भी देता है और उसे बताता है कि वह उस पर भरोसा कर रहा है। जैसे ही वह अपना नया नाम सुनता है, ओडुल्फ के गाल लाल हो जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बहुत भावुक होकर और पक्के इरादे के साथ वह चिल्लाता है कि वह अपना सब कुछ दे देगा और इस इज्जत को चुकाने के लिए खुद को कुर्बान भी कर देगा। ओडुल्फ फिर बहाव के बीच से आगे बढ़ता है, रास्ता साफ करते हुए, और हानुल को यकीन है कि वह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। यह अचानक बदलाव ज़ेन करुक को बेचैन कर देता है क्योंकि वह समझ जाता है कि किसी ने उसके जादू को मात दे दी है। भले ही उसे लगता है कि जिसने भी यह किया है वह कोई आम जादूगर नहीं हो सकता, फिर भी उसे यकीन है कि उसकी दीवार को तोड़ना आसान नहीं होगा। इसी बीच ओडुल्फ दीवार तक पहुंचता है और तुरंत उससे रुक जाता है। वह हानुल को रुकावट के बारे में बताता है और हानुल उसे कहता है कि वह एक ही जगह पर बार बार हमला करता रहे, यह उम्मीद करते हुए कि एक ही जगह पर बार बार जोर लगाने से वह टूट जाएगी। ओगर लॉजिक और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए समझाने लगता है कि यह कई परतों वाली फॉर्मूला दीवार क्यों नहीं तोड़ी जा सकती, लेकिन हानुल उसे बीच में रोकता है और कहता है कि ज्यादा मत सोचो और सिर्फ ताकत से उसे तोड़ दो, सिर्फ जादू पर भरोसा मत करो, भले ही उसे यह समझ न आए। नौकर नम्रता से हुक्म मानता है और दीवार पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, ऐसे घुमाता है जैसे वह बेसबॉल मैच खेल रहा हो। ज़ेन करुक और परेशान हो जाता है जब वह देखता है कि दीवार कमजोर हो रही है, लेकिन वह शांत रहता है, यह मानते हुए कि एक आम ओगर उसकी तबाहकुन लहर को नहीं हरा सकता। वह सोचता है कि किसी के लिए भी ताकत और जादू दोनों को एक साथ मास्टर करना नामुमकिन है, और जब वह दीवार के टूटने के बारे में बात करता रहता है तो वह तदे अचानक टूट जाती है। यह देखकर छिपकली ज़ेन करुक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह खुद से कहता है कि सिर्फ एक ओगर जो जादूगर भी हो ऐसा कुछ कर सकता है जो लगभग नामुमकिन होना चाहिए। जादूगर की टोपी पहने ओगर को देखकर उसे यकीन नहीं होता कि उसकी जादुई मोहर टूट गई है। वह सोचने लगता है कि क्या ओगर सच में एक ओगर शामन है। जब हानुल छिपकली से पूछता है कि क्या वह ज़नकरुक है तो छिपकली जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह पूरा ध्यान अपने सामने वाले दुश्मनों पर हमला करने पर लगाता है। वह सोचता है कि ओगर शामन ने बहुत सारा माना खत्म कर दिया होगा और इससे उसे कमजोर दुश्मन पर फायदा मिलेगा। जैसे ही छिपकली एक पावर अटैक करने वाला होता है जो किसी को भी तुरंत मार सकता है,
हानुल ओडुल्फ को कहता है कि वह उसे रोकने के लिए एक लंबी दूरी वाला जादू करे। हानुल को एक फायरबॉल या कुछ ऐसा ही उम्मीद होती है और फिर दुश्मन पर हमला, लेकिन ओगर बस लॉग को जेनकरुक पर फेंक देता है। जेनकरुक को पता नहीं चलता कि एक असली लॉग उसकी तरफ आ रहा है और घमंड से कहता है कि वह पहले ही जीत चुका है, यह जिद करते हुए कि कोई जादू उसकी दीवार को नहीं तोड़ सकता और उसने इस हमले का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। लेकिन जब लॉग आखिरकार लगता है तो छिपकली आदमी का सारा कॉन्फिडेंस तुरंत टूट जाता है जैसे नाजुक कांच, और वह वहीं हार कर गिर जाता है। हानुल अपने बड़े नौकर की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसने जो जादू किया वह सिर्फ एक लॉग फेंकने जैसा लगा, और ओडुल्फ तुरंत माफी मांगता है, समझाते हुए कि उसने अभी तक कोई ठीक जादू नहीं सीखा है। सीन फिर पंगबाइक गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की तरफ बदलता है, जहां नेता पर दबाव डाला जा रहा है कि वह नए जागे हुए एस रैंक्ड हंटर हानुल को जल्दी से हायर करे, इससे पहले कि उनके दुश्मन उसे ले जाएं। उनके जोर देने के बावजूद वह किसी मामूली एस रैंक्ड हंटर के पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं देखता, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारे हैं। डंजन में वापस जेनकरुक को सफलता से हरा दिया गया है। ओडुल्फ ध्यान से मोनोस्टोन उठाता है और उसे हानुल के पास ले आता है। हानुल बड़े आदमी की मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन ओडुल्फ नम्रता से कहता है कि यह सिर्फ उसके मास्टर के रास्ते और सहारे की वजह से ही मुमकिन हुआ। एक दूसरे की तारीफ करने और क्रेडिट लेने की लड़ाई खत्म होने के बाद हानुल खास सोल स्टोन को कासल को बेच देता है। कासल फिर इनामों का हिसाब लगाता है, जिसमें एक खास जोन डेवलपमेंट परमिट शामिल है, एक और गौचा टिकट और थोड़ा सा सोना, जो कासल में पैसे की कमी की वजह से थोड़ा कम कर दिया गया है। इसके अलावा हानुल को अब जेनकरुक को अपनी वेव डिफेंसेस में इस्तेमाल करने की ताकत मिल जाती है। वह इनामों को बाद में चेक करने का फैसला करता है और अभी के लिए वापस चला जाता है। जब वह वापस आता है, उसे सिर्फ बलगुल गिल्ड की नीले बालों वाली फीमेल हंटर होश में मिलती है। वह तुरंत पूछती है कि क्या उसने उन सबको बचा लिया है, और उसकी कोशिशों के लिए नम्रता से शुक्रिया कहती है। हानुल उसके बाकी गिल्ड मेंबर्स के बारे में पूछता है और वह उसे बताती है कि वह सब जिंदा हैं और उनका ठीक से इलाज शुरू हो गया है। तभी नेता कुआंग आता है और हानुल से बात करने को कहता है। वह आदमी लगभग उस पर टूट पड़ता है जैसे वह उसे मुक्का मारने वाला हो, लेकिन अचानक वह घुटनों पर गिर जाता है और अपने गिल्ड की तरफ से हानुल का शुक्रिया करता है सबको बचाने के लिए। वह हानुल से माफी मांगता है कि उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया था जब वह पहली बार डंजन में आए थे। हानुल को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बिना दिमाग वाला मसल हेड माफी भी मांग सकता है। वह कुआंग को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसे कहता है कि वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो और अपने गिल्ड मेंबर्स का ख्याल रखे, जिन्हें अभी भी उसकी जरूरत है। दोनों हाथ मिलाते हैं और कुआंग की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं जब वह इस एहसान को याद रखने और एक दिन चुकाने का वादा करता है। सिस्टम फिर उन्हें बताता है कि ध्यान की आजमाइश को सफलता से पार कर लिया गया है और उन्हें पीछे रहने या और अंदर के इलाकों में जाने का विकल्प देता है। बेहोश हंटर्स को अपने आप वापस भेज दिया जाता है, लेकिन बाकी सबको चुनने का मौका दिया जाता है। जब कुआंग को पता चलता है कि हानुल रुकने का प्लान बना रहा है, वह उसे अभी के लिए पीछे हटने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह उसे फिर से इकट्ठा होने में मदद करेंगे और पूरी तैयारी के बाद वापस आएंगे। लेकिन जब हानुल कुआंग को अपना मॉन्स्टर दिखाता है और समझाता है कि उसके पास पहले ही भरोसेमंद साथी हैं जो उसकी मदद करेंगे, कुआंग डर जाता है और आखिरकार समझ जाता है कि हानुल अभी भी आगे क्यों बढ़ना चाहता है और उसे और मनाने की कोशिश करना छोड़ देता है। वह सब हानुल का शुक्रिया करते हैं और चले जाते हैं, जबकि हमारा लड़का पीछे रुकता है आगे बढ़ने और डंजन को पूरा करने के लिए, एक ऐसा काम जो किसी और ने कभी नहीं किया। एक बार जब वह छुपा हुआ मिशन भी पूरा कर लेता है। डंजन सिस्टम हानुल को बताता है कि उसे जो आम इनाम मिल रहे हैं उनके साथ एक खास इनाम भी दिया जाएगा। सीन फिर चॉय कांग पर वापस आता है, जिसे अभी भी नए एस रैंकर को काम पर रखने के लिए समझाया जा रहा है। वाइस हेड पायो म्यूंग हून अपनी बहन के साथ समझाते हैं कि उनकी सबसे अच्छी गिल्ड को उसे अपने साथ क्यों लेना चाहिए, लेकिन लीडर बार बार यही कहता रहता है कि वह खुद ही मुश्किल में है, और ऊपर से क्योंकि एस रैंकर अभी भी गिल्ड में बी रैंक का ही रजिस्टर है, इसलिए उसे यह जरूरी नहीं लगता। तभी उसे एक मैसेज आता है कि एक लाल निशान वाला डंजन मिला है, जिसका मतलब है कि डंजन टूटने का खतरा ज्यादा है। जब वह देखता है कि वह जगह गार्डन ऑफ मेडिटेशन है, जो वही जगह है जहां हैनेल गया है, लीडर वहां जाने का फैसला करता है। कुछ घंटे बाद गिल्ड लीडर अपने साथियों के साथ डंजन वाली जगह पर पहुंचता है और हालात के बारे में पूछता है। वहां की डंजन फोर्स बताती है कि डंजन अब लाल निशान वाला हो गया है। वह आगे बताते हैं कि उन्होंने आसपास के लोगों को पहले ही हटा दिया है और उन्हें पंगबक गिल्ड की मदद चाहिए होगी किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए। मियोंग हून चिल्लाता है और अंदर के हंटर्स के बारे में पूछता है, जिस पर काले सूट वाला आदमी जवाब देता है कि 6 हंटर्स बाहर निकल पाए हैं। एक हंटर डंजन के सबसे अंदर वाले हिस्से में चला गया है। तभी एजिस का गिल्ड लीडर मा डोंग और सानेराय गिल्ड का लीडर साना रेई भी वहां पहुंचते हैं। वह सब बहुत हैरान हैं, क्योंकि यह पहली बार है कि कोई अकेला हंटर इस डंजन के सबसे अंदर तक पहुंच पाया है। वह सोच में पड़ जाते हैं कि कौन ऐसा काम कर सकता है। इस काम के बारे में जब तक काले सूट वाला आदमी बताता नहीं कि उन्हें बताया गया है कि उस आदमी का नाम हानुएल है। यकीनन उस आदमी से मिलना चाहते थे।